अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह एक और अहम ऐलान, ये रखिए अपना अखबार, ये रखिए अपना टीवी चैनल, ये रखिए अपना शो। मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान छोड़ के। क्यों? मैंने तय कर लिया है। बस क्या है इसमें ऐसा अखबार पढ़ा है आपने? क्या कुछ हुआ है? कोई कदर ही नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में मुझे बताएं, मैं बोल बोल कर थक गया, अपने आप को पेश कर करके थक गया, किसी ने कान ना धरे। नाजरीन खबर देखें। हुआ कुछ यूं है जी कि निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया। निगरान काबीना ने भी हलफ उठा लिया, कहीं जगह ना मिली। आखिर क्या कांटे लगे हुए हैं मुझ में? क्या है तो मसला? क्या है? ओहो, मैंने तो भी आला तालीम ही... हासिल की हुई है, यूके से पढ़ा है मैंने। आप और क्या चाहिए इंसान को? यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से पढ़ के आया हूं मैं, लेकिन यूके से पढ़ा है, बस इतना काफी था। आपको कराची वराची बताने की कोई जरूरत नहीं है, यूके इज एनफ। हाँ ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। मसला ये है कि ये कोई आखिरी हतमी ऐलान थोड़ी है कि इंतखाबात के नताइज आ गए तो बस वो गैर सरकारी गैर हतमी से सरकारी और हतमी नताइज तक हम पहुंच गए। ये तो काबीना में इजाफा होता रहता है, इजाफा हो सकता है, इजाफा हो जाएगा। ये सारे कोई फाइनल थोड़ी है। नहीं, इन्होंने तो हलफ भी उठा लिए। तो हलफ बाद में भी उठाते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे थे जो पिछले दौरे हुकूमत में कभी नाअहल हो जाए, कोई कभी किसी की सीट चली जाए, कोई कुछ और हो जाए, मसरूफियात की बिना पर इस्तीफा दे दे। हाँ बिल्कुल, जमीर जागने पर इस्तीफा दे दे। तो इस किस्म के मामलात होते थे। जमीर अमीर कहाँ से आ गया बीच में? निगरान हुकूमत है भाई। नहीं, वो भी हो सकता है ना। तो अच्छा। निगरान हुकूमत का काम तो वैसे 3 महीने के अंदर इलेक्शन 3 महीने नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, तो इस पे जमीर जाग सकता है। सो जाओ भाई, सो जाओ। नवंबर दिसंबर का वैसे उन्होंने कहानी डाली है, लेकिन ये नवंबर दिसंबर की कहानी नहीं है बिल्कुल। कोई इलेक्शन, मैंने तो वोटिंग जो है अपना लिस्ट में नाम निकलवा लूं, क्या करूं? नहीं तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि इस मामले पर भी लोगों के जमीर जाग सकते हैं कि हम नहीं इस काबीना का हिस्सा बनते जो 3 महीने में इलेक्शन ना कराए। आईन की पामाली है, थोड़ी करवाने, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इस निजाम का काम है। नहीं, निजाम का नहीं, इलेक्शन कमीशन वो इदारा है, वो नई हल्का बंदियां करेगा और उसके बाद इलेक्शन नहीं। तो अगर इतना अगर इलेक्शन कमीशन का ही काम है तो निगरान काबीना और निगरान वजीर आजम की भी क्या जरूरत? उसकी वजह ये है, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर निगरान हुकूमत का सेटअप होता है। उसके अलावा दुनिया के किसी मुल्क में निगरान हुकूमत का सेटअप नहीं होता। भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, ये मैं आपको बता दूं। इसके अलावा बांग्लादेश में ये मामला होता था, उन्होंने भी अब खत्म कर दिया है। दुनिया में क्या होता है? दुनिया में ये होता है कि जो हुकूमत होती है वो ही काम करती रहती है। उसके 2 तरीके होते हैं। कुछ ममालिक में ऐसा होता है कि वो हुकूमत बड़े जो अहम मेजर फैसले होते हैं वो लेने से रुक जाती है और वो केयर टेकर मोड में चले जाती है। और कुछ ममालिक में ऐसा होता है कि वो केयर टेकर मोड में नहीं जाती, बिल्कुल फुल फ्लेज वो काम करती रहती है। इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो यकीनी बनाए इलेक्शंस को। और हमारे यहाँ पर ज़ियाउल हक साहब ने ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था। क्यों? क्योंकि जब भी इलेक्शन होते थे तो लोग, जो ऑपोजिशन पार्टी है, जो हारने वाली पार्टी होती थी, वो धांधली का इल्जाम लगा देती थी, तो उसके बाद सारी चीजें मुतनाज़ा हो जाती थी। और फिर उससे आप उन्होंने कहा भाई लगा लेते हैं कि उसने एक चीज का फैसला किया और उन्होंने ये चीज इंप्लीमेंट की कि शायद चलो इससे निजाम बेहतर हो जाएगा, मामलात बेहतर हो जाएंगे। उससे भी कुछ नहीं हुआ। आज तक वही धांधली, सिलेक्टेड, इलेक्टेड, कठपुतली हुकूमत, इन सब के इल्जाम जो है वो लगते हैं और लगते रहेंगे। तो ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कंट्री इन द वर्ल्ड जहां निगरान हुकूमत। हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ निगरान सेटअप का काम ये होता है कि इंश्योर कराए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। अब जब नहीं हो रहे तो हो सकता है किसी का जमीर जागे और कोई निकले काबीना से, तो आपकी जगह बन जाएगी। आप वजीर आजम काकड़ साहब के साथ बैठे होंगे बिल्कुल उस टेबल पे। नहीं, बस काकड़ साहब आपने सिलवा लिए कपड़े? सिलवा लिए? अरे कपड़े बहुत नहीं सिलवाए, खास ये लोग खास कपड़े सिलवा लेते हैं। जब उनको फोन आता है वो कहते हैं सर आपका नाम आ रहा है। हाँ, तो फोन आया है तो फिर कपड़े सिलवाऊंगा ना। मुझे तो फोन ही ना आया, मैंने तो फोन को कई मर्तबा ऑन ऑफ करके देखा। अच्छा शगुन होता होगा ना, वो कहता होगा आगे से कि सर वो आपका नाम आ रहा है, तो वो अगला से पूछता है कि कपड़े शपड़े सिलवा लूं फिर मैं टेलर के हो आऊं? तो वो कहते हैं सर मेरा ख्याल है हो आए। तो आप वैसे ही टेलर के हो आए। मैं किसी टेलर वेलर के नहीं जा रहा। मैंने तय कर लिया है कि अगर कुछ दिनों तक ये मामला नहीं होता तो फिर मैं दूसरा फैसला करूंगा। उसके बाद कोई मुझे कुछ ना कहे। वो क्या है? बस सोचूंगा ना, मैं अपना इंतहाई इकदाम उठाने पर मजबूर हो जाऊंगा। 60 सेकंड न्यूज़ देख लें आप। जड़ांवाला वाकया, आर्मी चीफ की सख्त मजम्मत। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 3 से 4 रोज़ में नुकसान पूरा करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की इंतखाबात में 90 रोज़ से ज़्यादा की ताख़ीर की खुलकर मुखालिफत। तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल मुस्तरद कर दिया। रहनुमा MQM कुंवर नवीद जमील इंतकाल कर गए। कौम के लिए खुशखबरी, कई साल बाद तरबेला और मंगला समेत मुल्क के 3 बड़े डैम मुकम्मल तौर पर भर गए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स को मुअत्तल कर दिया।
चांद के कुतुब जुनूबी में उतरने की दौड़, भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के मजीद करीब पहुंच गया। बांग्लादेश में हसीना वाजिद के बेटे के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम, अखबार के 2 सीनियर एडिटर्स को 7 साल कैद की सज़ा। मलेशिया में तैयारा सड़क पर गिरकर तबाह, 10 अफराद हलाक। रूस में अब तलबा को क्लाशनकोव चलाने के साथ हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल भी सिखाया जाएगा। और अफगान हुकूमत का मुल्क में सियासी जमातों पर पाबंदी का ऐलान। जी, तो ये आपने देखा जी कि ये आज की हमारी 60 सेकंड 2 इंटरेस्टिंग खबरें थी इसके अंदर। एक तो ये कि रूस में तलबा को अब क्लैशनकोफ और हैंड ग्रेनेड चलाना भी सिखाया जाएगा, ये उन्होंने कंपलसरी कर दिया है। और जैसे वो पाकिस्तान में होती थी ना कॉलेजों में, पहले एनसीसी वो जाते थे, हमें 1-2-4 फायर करते थे और खुश हो जाते थे, परेड वरेड होती थी, क्या कर दिया। तो अब वहाँ पर ये मुकम्मल तौर पर लाजमी करार दे दिया गया है कि क्लैशनकोफ चलाना सीखेंगे सब लोग। रूस का बड़ा एक अहम हथियार है भाई क्लैशनकोफ, बिल्कुल। और वहाँ पर ग्रेनेड चलाना भी सीखेंगे। क्लैशनकोफ की भी फिर मुतअद्दिद अक़साम है, क्लैशनकोव, कलाकोव वगैरह वगैरह है। हाँ, पता है भाई, बिल्कुल। हमारे इलाके में भी तो ये मामला बहुत थे ना, खैर वो बहरहाल अभी भी वहाँ पर बहुत हैं। अच्छा। लेकिन एनीवे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको जरा बताते हैं कि और इसके अलावा दूसरी खबर जो इंटरेस्टिंग, सॉरी वो बताना भूल गया बीच में, आप ध्यान आपका इधर उधर चला जाता है ना। ध्यान तो मेरा उधर काबीना से ही नहीं निकल रहे तो प्रोग्राम क्या करेंगे। खैर बस छोड़े, जो अफगानिस्तान ने किया ना मैं वो करवा दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, वो क्या था? अफगानिस्तान में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सियासी जमातों पर पाबंदी, कोई सियासी जमात नहीं होगी। ये भी मजेदार है वैसे। उन्होंने कहा इस्लामी नहीं है सियासी जमातों का होना। वो क्यों पता नहीं है, वो मैंने डिटेल पूछूंगा। उनके वजीर इंसाफ ने ऐलान किया है, ये वो बताएंगे। वो कहता होगा ना कि सियासी जमातें इंसाफ नहीं करती। वो कहता है कि सियासी जमातें जो है वो मुल्क में इंतशार फैलाती हैं बुनियादी तौर पर, तो इसीलिए इस्लामी भी नहीं है और इनकी पाबंदी है। कोई सियासी जमात अगर ये पाकिस्तान में होता तो फिर तो बेचारा बिल्कुल मुआफ हो जाता। पाकिस्तान में आजम नज़ीर तारड़ साहब अगर ये ऐलान कर देते तो क्या होता। आजम साहब नहीं, आजम साहब तो खैर अब नहीं, चले गए वो तो। वजीर कानून कौन है भाई? अभी नहीं आया मेरा ख्याल है, अभी कानून नहीं आया। हाँ, मेरा जगह है, कानून नहीं आया। और जगह तो है बिल्कुल। कल तो एजुकेशन मिनिस्टर की वो जो हमारी बड़ी मशहूर खातून है, उनका नाम वाम आया सामने कि वो बनेंगी। वो एक्टिविस्ट भी हैं, एजुकेशन के हवाले से बड़ा काम भी करती हैं। क्या कर रही हैं और काबीना के उसमें आप पढ़े लिखा होगा जरूर, मेरे ज़हन से उनका नाम निकल गया। लेकिन हाँ बिल्कुल बहुत मारूफ खातून है, उनको हमने प्रोग्राम्स में मदद अली सिंधी वफाकी वजीर तालीम होंगे या ये लिखा हुआ है? होंगे सिंधी। हाँ, मदद अली सिंधी नहीं, ये लिखा ये खातून है ना। नहीं भाई, मैं आपको अभी बताती हूँ, मैं अभी बताती हूँ, अखबार पे यकीन करता हूँ। अरे मैं आपको बताती हूँ। नहीं मिल गई है। सैयदा ज़हरा आरिफ, प्रोफेसर आरिफा सैयदा ज़हरा जो है वो स्पेशल एडवाइजर टू द केयर टेकर पीएम ऑन एजुकेशन। वजीर नहीं है, एडवाइजर है। जिस मुल्क ने अपने लोगों को 75 साल में तालीम देने पे कोई खास काम नहीं किया, तवज्जो नहीं दी है, उसको 4-5-6 महीने जितने का भी ये केयर टेकर सेटअप है उसमें वजीर तालीम के साथ वो कर ले, वजीर तालीम के साथ उनको स्पेशल एडवाइजर भी चाहिए था। मैं ये कह रही हूँ, मतलब अगर ये ना भी हो तालीम का वजीर, 6 महीने लोग ना दे, स्कूल तो जाएंगे ही ना, फिर भी आपके होने ना होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये खामखा की घपलाबाजी है भाई, ये है भाई, सारा निज़ाम ऐसा ही है। खैर एनीवे, आपको ज़रा अच्छी खबरों की तरफ लेके चलते हैं, अच्छी शख्सियात का जिक्र करते हैं, उन शख्सियात का जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया और जिन्होंने। थैंक यू तारिक अजीज साहब मरहूम। अरे तारिक अजीज साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थे, उनका मुनफरिद अंदाज और गुफ्तगू, दबंग लहजा, ऊपर सीढ़ियों जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर खूब जानता है। बिल्कुल, और ऊपर से सीढ़ियों से नीचे दौड़ते दौड़ते आना, और वो जो एनर्जी उनकी स्क्रीन पे होती थी, आप यकीन जाने पूरे घराने में वो उनकी एनर्जी फैल जाती थी। अशार सुनाना और फिक्रों में खूबसूरत जो है वो मतलब अल्फाज का चुनाव, उर्दू की जो चीज़ें हमने उनसे सीखी, जो अल्फाज उनसे खूबियाँ थी वही उनकी इंतहाई। क्या खबर है उनके बारे में? उनके हवाले से बात यह है कि मरहूम तारिक अजीज़ साहब की जो 3री बरसी हुई उसके मौका पर उनकी अहलिया हाजरा तारिक अजीज़, उन्होंने अपने शोहर की आखिरी ख्वाहिश बताई। और वो कहती हैं कि तारिक अजीज़ साहब फौत होने से कबल अपनी आंखें अतिया करना चाहते थे, लेकिन अचानक मौत की वजह से ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकी। हालांकि उन्होंने दिल में ये इरादा रखा हुआ था, प्लान किया हुआ था। भाई इसके ऊपर जो है ना वो हमें भी सीखना चाहिए और इंशाल्लाह मैं भी ये करूँगा। बिल्कुल, आप अतिया करें जिस्म के आज़ा, और जिसमें गुर्दे बहुत ज़रूरी होते हैं लोगों के। हम अक्सर देखते हैं गुर्दों की वजह से, अभी अब असद अब्बास का हमने जिक्र किया, गुर्दे अतिया करना, आंखें अतिया करना, कुछ चीज़ें आप सदका जारिया हैं, वो आप उन लोगों की मदद कर दें
और फिर आप देखें कि अल्लाह इस्लामी आपको तौर उसके पर हवाले से कैसे नवाजता नहीं है। है। बिल्कुल और बिल्कुल, और अल्लाह ताला जो है वो हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों की, एक इंसान की ज़िंदगी बचाना पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना है। तो ये ज़िंदगी बचाने के लिए हमें ये काम करना चाहिए। अगली खबर, तो वो जाते जाते जाने के बाद भी तारिक अजीज साहब से खा गए। जी, ईदी साहब का भी यही था, वो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तारिक अजीज साहब के बाद माहिरा खान की तरफ आते हैं भाई। माहिरा खान के बारे में एक सोशल मीडिया पर बयान चल रहा था, खबरें चल रही थी कि ये अदाकारा शादी के बंधन में बंधने जा रही। सलीम करीम से तो हो गई थी, पहले की शादी का खबर आ गई थी, ये अब नहीं आई है। पहले हुआ था सलीम करीम से शादी हो रही है हाँ। फिर उसके बाद पता चला कि नहीं हो रही, अभी नवंबर में कोई अब एक और आई है खबर। अच्छा? जी 16 अगस्त को बुध को इंस्टाग्राम पेजेस पर मुख्तलिफ मैगजीन्स और मुख्तलिफ वेबसाइट्स की तरफ से ये शेयर की गई कि माहिरा की शादी की तकरीब का एहतमाम होगा सितंबर में। हाँ, ये बिल्कुल और बड़े हिल स्टेशन पे होगा और बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पर ये होंगे। और उन्होंने कहा कि जी सलीम खान से होगी। हाँ, सलीम करीम। अच्छा, सलीम करीम अलग है, सलीम खान अलग है? नहीं, सलीम करीम नाम एक ही बंदे का है। अच्छा, मैं समझा दो अलग अलग है। पहले शायद सलीम करीम से चली थी और फिर सलीम खान तक बात। नहीं, सलीम करीम उनका नाम है। अक्सर इस पे लोग ये कहते थे नाम सलीम है या करीम है। अच्छा, तो बहरहाल अब हुआ ये है कि ये सारी खबरें चल रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि भाई बड़ी निजी नौयत की तकरीब होगी, सिर्फ करीबी दोस्त मौजूद होंगे। तो अब जो माहिरा खान के मैनेजर हैं अनुश तलहा, उन्होंने बताया है कि भाई ये गैर जिम्मेदाराना सहाफत हो रही है और ऐसी कोई बात नहीं है। सलीम करीम से नहीं हो रही जी, कोई शादी उनकी नहीं हो रही है। गलत न्यूज़ अचानक से बस एक हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स इस तरह की बातें कर देते हैं और बहुत सारे अनऑथेंटिक मीडिया आउटलेट्स भी हैं। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई कहानी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है कि इस तरह की खबरें इनके ऊपर आई हो। जी 4 साल कबल आई थी खबर माहिरा खान और सलीम करीम की कि भाई तुर्किया में मंगनी हो गई है उनकी, और फिर बाद में माहिरा खान ने वजाहत पेश की थी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। और माहिरा खान साहिबा की वैसे जो पहली शादी है बुनियादी तौर पर वो अली अस्करी साहब के साथ हुई थी। 2015 में उनकी अलहदगी हो गई थी और उनका बेटा है अजलान माशाल्लाह। तो भाई ये अब देखें, गलत खबरें ना फैलाएं प्लीज़, गलत बात है ये। इस तरीके से आप किसी के मरने की खबरें फैला देते हैं, किसी की वो शादी की खबरें फैला देते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये बहुत ही गलत चीज़ है। उस शख्स के दिल पर क्या गुजरती होगी कि जो कि इन खबरों को सुनता होगा और सोचता होगा कि ऐसी तो कोई कहानी नहीं है, लेकिन बस देखें फैल गई है। रिस्पॉन्सिबल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जी। असल में जो कहानी हुई है ना, वो मैं आपको बताऊँ अमेरिका में हुई है। वो क्या? वो है ना ब्रिटनी स्पीयर्स हिट मी बेबी वन मोर टाइम, कौन सा गाना था पता नहीं, ऐसा ही कुछ था। उनका जो है वो तीसरी शादी भी ख़त्म हो रही है। जी 14 महीने के बाद उनकी ये शादी जो है उन्होंने अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है। ब्रिटनी स्पीयर्स और उनके शौहर 14 महीने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि नहीं भाई ये मामला नहीं चल सकता और हम अलग हो जाएं। और लॉस एंजलिस काउंटी की जो सुपीरियर कोर्ट है उसके अंदर दायर कर दिया गया है। उन्होंने भाई कह दिया कि जी प्लीज़ डू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेपरेशंस, जो भी उनके मामलात हैं वो तो कर लें। और दरख्वास्त में जोड़े के दरमियान नाकाबिल मसालिहत इख्तलाफात का हवाला दिया गया है। और ये अमरीकी अदाकार हैं, मॉडल हैं, फिटनेस ट्रेनर हैं सैम, और 2016 से इनकी 2016 में शादी हुई थी इनकी और मुलाकात हुई थी 2016 में इनकी मुलाकात हुई थी ब्रिटनी स्पीयर्स से, और ब्रिटनी का गाना शूट हो रहा था, इन दोनों की मुलाकात हुई और बाद में इनकी मंगनी हुई 2021 में। जून 2022 में इनकी शादी हुई, लेकिन बस इख्तलाफात हो गए और फिर कहानी ख़त्म हो गई और अब जो है वो कुछ नहीं हो सकेगा इनका। दैट्स इट, द एंड। बिल्कुल, चलो तीसरी शादी थी तो फिर कहीं और हो जाएगी, ऐसी कौन सी बात है। चले कोई बात नहीं भाई, होता है ये तो, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अच्छा, अब मैं चाह रहा था कि आपको कुछ और भी खबरें बता दूं। हाँ। और ख़बरों की जो तरतीब है उस तरतीब में मैं कुछ तब्दीली करना चाह रहा हूँ। हम जाते हैं जर्मनी डायरेक्ट, नहीं जर्मनी या चलें या अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान का तो आपने बता दिया कि जो पाबंदी लगी है वो, लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इसकी भी डिटेल थी मेरे पास,
तो खिलाफत का मामला करते होंगे कि शायद वहाँ पर उन्होंने बेसिकली अमीर है, उनकी जो हुकूमत है अमीर के तहत वो चलती है, शूरा है उनकी वो जो उन्होंने बनाई हुई है, और उसके सरबराह हैं जो कि पूरे कौम को, मुल्क को लीड करते हैं, लोगों को लीड करते हैं। अच्छा, अब जब ये मुल्ला उमर काम कर रहे थे ना वहाँ पर, तो उस वक्त भी जो लोग वहाँ पर जाते थे, मिलते थे, तो वो कहते थे कि भाई वो एक सिंपल सी मस्जिद की सफ़े बैठा हुआ होता है, आ जाओ भाई बात कर लो, जो भी मीटिंग करनी है वैसे कर लो, और वो सारा सिलसिला चल रहा था। अब इन्होंने आकर बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन्होंने कहा है कि भाई जैसे ख़वातीन की तालीम को इन्होंने महदूद कर दिया। अब ये किसी तरीके से इस्लामी नहीं है, लेकिन अब इन्होंने जो सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है, तो इसके हवाले से भी अब ज़ाहिर चहमगोइयाँ तो हो रही हैं कि क्या ये दुरुस्त है या क्या ये सही नहीं है। लेकिन अब पता चलेगा, इसके ऊपर रिलीजियस स्कॉलर्स से हमें राय लेनी पड़ेगी कि क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि सियासी जमातों से डिवीज़न तो हो जाती है, ये तो तय है। मतलब आप XYZ पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, मैं ABC पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, तो अब जब हम, लेकिन वो तो उस वक्त भी होता होगा खुलफाए राशिदीन के दौर में भी, क्योंकि उसमें जो भी लोग बैठे हैं वो एक हजरत अली करमल्लाह वजह को सपोर्ट करेगा, दूसरा जो है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को सपोर्ट करेगा, तो उनमें भी वो तो फिर लोग डिवाइडेड तो थे ना, ओपिनियन वाइज। बिल्कुल डिवाइडेड थे, लेकिन ये सियासी जमातों का मामला ज़रा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ना, फिर तो बहुत ही डिवीज़न हो जाती है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये कहाँ तक बात पहुंचती है और किस तरीके से ये इस मामले को लेकर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगली जो स्टोरी है वो है इंडिया और जर्मनी। इंडिया और जर्मनी दोनों जगह पर हम आपको एक साथ लेके जाएंगे। एक 2.5 साल बच्ची जो भारत और जर्मनी इन दोनों ममालिक के दरमियान ये एक तनाज़े का सबब बन गई है, सिफारती तनाज़ा हो गया। अजीब कशमकश में आ गए हैं वो लोग कि एक बच्ची की वजह से ये तनाज़ा हो गया। अब ये तनाज़ा है क्या कि जर्मनी में अगर वालिदैन जो हैं वो बच्चों की दुरुस्त देखभाल ना करें तो बच्चे उनसे अलग हो जाते हैं, ले लिए जाते हैं, गवर्नमेंट ले लेती है, लाओ भाई अपना बच्चा हमें दो, चलो भाई हम खुद तरबियत करेंगे, आप नहीं कर सकते इसकी तरबियत। और बड़े मसाइल होते हैं भाई, बच्ची को आप जरा नाश्ता वाश्ता ना दें या कुछ भी ना करें, और उसने स्कूल में कह दिया। फिल्म आई है अभी 4 दिन वो स्वीडन की पहले, तो नॉर्वे वर्सेस चैटर्जी, नॉर्वे वर्सेस मिसेस चैटर्जी, आप वो फिल्म देखें और आप उसका आइडिया देखें, क्रिएटिविटी देखें, वो बेस्ड ऑन ट्रू जो इवेंट्स हैं उन पर बेस्ड है। उसमें भी इसी किस्म की कहानी थी कि वो एक इंडियन फैमिली वहां पर नॉर्वे में रहती है और वो ज़ाहिर है उनको टीका शीका लगाते हैं और वो अपने हाथ से खाना खिलाना, हमारे यहाँ भी यही रिवाज है, उनके यहाँ भी है, तो वो हाथ से खाना खिलाएगी। तो वो जो लोग आके देख रहे होते थे, मिडवाइफ्स आती थी, ये तो खैर मैंने प्रोग्राम में पहले भी आपको बताया कि मिडवाइफ्स आती हैं, खवातीन जिनके यहाँ बच्चा पैदा होता है, सिखाने समझाने कि भाई इसको बांधना है तो वो बच्चे को बांधना क्यों जरूरी है, वो किस किस्म का माहौल चाह रहा होता है शुरू में जब वो पैदा होता है, तो इस किस्म की चीजें सिखाने वो आती हैं। उसके बाद फिर वो जो एक टीम होती है सोशल सर्विसेज की, वो भी आकर चक्कर लगाती है, वो देखती है कि हाँ भाई साफ सफाई रखी हुई है कि नहीं, बच्चे को किस तरह से हाथ लगा रहे हैं, साफ हाथ लगा रहे हैं, गंदे हाथ लगा रहे हैं। तो ये सारा मामला था। ये उस फिल्म का बेसिक आइडिया है कि आगे मैं नहीं बताऊंगी कि हुआ क्या, लेकिन उन्होंने उस फैमिली को अच्छा खासा टफ टाइम दिया, पूरी जिंदगी बर्बादी मची है बाकायदा तौर पर, बिल्कुल। फिर हुकूमतें दरमियान में आई, तो ये उसी का सीक्वल लग रहा है मुझे। अच्छा, सितंबर 2021 में जर्मनी में रिहाइश पजीर भारतीय वालिदैन की एक बच्ची सिर्फ 7 माह की थी जब हुक्काम ने वालिदैन पर उसके साथ जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया, बच्ची को ले गए। अब 2 साल से ये बच्ची एक फलाही इदारे के पास है, वालिदैन को उससे महदूद राब्ते की इजाज़त दी गई है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते से ये इजाज़त भी मनसूख कर दी गई है और वालिदैन से अदालत में दरख्वास्त दायर की कि बच्ची को वापस इंडिया भेज दिया जाए, लेकिन उनकी ये दरख्वास्त भी रद्द कर दी गई है और ये मामला अब सिफारती सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का सबब बन गया। अब देखते हैं कि ये तनाज़ा आगे कैसे हल होता है, क्योंकि ये ज़ाहिर है एक अजीब सा मामला है और अगर कोई उन्होंने गलती की है तो फिर सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर नहीं की गई, हमारे यहाँ पे हम ये भी देखते हैं ना कि बहुत सारे ममालिक में कुछ ज़्यादा ही वो लोग बच्चों के हिसाब से प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारा जो एक बच्चों को बड़ा करने का तरीका है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो फिर कहते हैं कि बस खत्म। बिल्कुल, वो लोग डाइवर्सिटी एंजॉय करते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी में वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई डाइवर्सिटी उस कल्चर को अपनाने से भी आएगी। अगर उसने टीका लगा दिया है बच्चे को तो वो उनका कल्चर है भाई, उनकी डाइवर्सिफिकेशन का ये एक अहम जुज़्व है। अगर वो नहीं, वो कहते हैं ना मांसाहारी और शाकाहारी, अगर वो नहीं है, मिसाल के तौर पे वेजिटेरियन है, वो नहीं खाते गोश्त और आप खाते हैं गोश्त, तो भाई ये उनका कल्चर है, उनका एक जो भी उसका बिलीफ है, जो भी वो करता है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप घुसेंगे, उसने डाइपर बच्चे को ऐसे क्यों बांधा, भाई ऐसे क्यों नहीं बांधा, उसने सीधा लिटा के बांधा, उल्टा लिटा के क्यों नहीं, तुम आ जाओ रोज हमारे घर में रह लो, तुम काम करो। ये तो एक बच्चे और माँ का कनेक्शन और बच्चे और बाप का कनेक्शन एक डिफरेंट लेवल का है, उसको वो लोग अलग तरीके से देखते हैं, जैसे एक एंटिटी पड़ी हुई है सामने। तो ये इसमें उस फिल्म में आप जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पाकिस्तान की तरफ वापस आते हैं, बहुत हो गया जर्मनी भारत शरत। तो पाकिस्तान में हुआ क्या है, गूगल मैप्स
हम सब जानते हैं, इस्तेमाल भी बहुत करते हैं और हम इतना रिलाई करते हैं कि अब हमें जगह रास्ते याद ही नहीं रहते। बिल्कुल। और ना गलियां याद रहती हैं, ना घरों के गेट याद रहते हैं। पहले होता था ना यार ब्राउन गेट है, बिल्कुल काला ब्राउन गेट है, उसके आगे आके खड़े हो जाना, एक दरख्त भी लगा हुआ है बाहर, आम लगे हैं उस पे, ये चीजें होती थी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। अब तो हम भुला गए हैं बिल्कुल। अब हुआ ये है कि गूगल मैप्स भूले भटके अफराद को रास्ता तो दिखाता था, लेकिन ये रास्ता सड़कों और गलियों वाला है और राह रास्त पर गूगल किसी को ला सकता है, कभी लोग गलत भी हो जाते हैं। अब गूगल मैप्स का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी कंपनी जो है PTCL, उन्होंने भी ऐसी ही एक एप्लीकेशन बना ली है जिसे आजमाइशी बुनियादों पर मुतारिफ करवाया गया है अभी, और इस एप्लीकेशन का नाम है TPL मैप्स। ओके। और इस ऐप की खास बात यह है कि ये सार्फिन को ग्राफिक्स और दीगर चीज़ों की मदद से लोकेशन समझाती है। अच्छा, इसके अलावा ये मंजिल पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट्स भी बताती है और इसकी डायरेक्शन तकरीबन हर वक्त ही दुरुस्त होती है। और TPL मैप्स को पाकिस्तान के 350 शहरों में आजमाइश के लिए पेश कर दिया गया। अब ये जैसे एक्सपेरिमेंट होता रहेगा, प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर्स पर दोनों पर ये डाउनलोड की जा सकती है। ओके। तो ये थी जी खबरें, और खबरों के बाद अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बात करते हैं जड़ांवाला वाक़या की, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कि जिसमें पाकिस्तान की सरज़मीन पर एक ऐसा ये वाक़या हुआ है कि जिसने हमें 1947 की याद दिला दी कि जब बंटवारा हुआ था और उस वक्त मज़हब के हवाले से लोगों को क्या क्या किया गया था। वो जो 40 लाख लोगों की एक हिजरत थी, उस हिजरत में कई मुसलमानों को शहीद किया गया था। और अब जड़ांवाला में जो एक वाक़या पेश आया है, इसके हवाले से मुकम्मल तौर पर मजम्मत की जा रही है। हुकूमत ने इसका नोटिस भी लिया है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस साहब ने, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने, इन तमाम लोगों ने मुकम्मल तौर पर इसकी मजम्मत की है। और अब कहा यह जा रहा है कि इसका जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब दुआ यह है कि उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए। इस हवाले से इस वाक़े की अपडेट क्या है अब, और जड़ांवाला में इस वक्त सूरत हाल क्या है, हम बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। जी वालेकुम सलाम। बिलाल, मुझे बताइए कि वाक़े के बाद अब जड़ांवाला की सूरत हाल क्या है? जी वैसे अब जड़ांवाला जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर सूरत हाल जो है वो बड़ी पुरअमन है। वहाँ पर अब जो सूरत हाल बुध को थी, 16 अगस्त को जब ये वाक़या पेश आया, उस वक्त सूरत हाल काफ़ी क्रूशल थी। जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई कि बेहुरमती की गई है कुरान पाक की, और उसके साथ साथ जैसे जैसे वहाँ पर लोग जमा हुए तो जड़ांवाला की सूरत हाल जो थी वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। वहाँ पर पुलिस की नफरी को भी बुलाना पड़ा। जलाओ घेराव की सूरत हाल जो थी वो बहुत ज़्यादा हद तक हो गई थी। लेकिन पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुँची। तकरीबन 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो थे वहाँ पर जो थे वो डिप्यूट करना पड़े। रेंजर्स जो है वो तलब की गई। अब उसमें 128 जो लोग शामिल थे, जलाओ घेराव में जो शामिल थे, जिन्होंने वहाँ पर तोड़ फोड़ की, एहतजाजी मुजाहरे किए, उनको भी जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ़ जो साइंसी तरीके हैं उनकी मदद से और वीडियो क्लिप्स और CCTV फुटेजेस की मदद से उन तमाम अफराद को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ जो 2 मरकज़ी मुल्ज़िम थे उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। मरकज़ी मुल्ज़िम कौन थे और इनकी मोटिवेशन क्या थी, कुछ सामने आया है? जड़ांवाला देखेंगे 2 मरकज़ी मुल्ज़िम जिन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की थी, उन 2 मुल्ज़मान को जो है वो पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तार किया है गुज़श्ता रोज़। और साथ ही साथ उनका कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है कि जो उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसमें कितनी सदाकत है। और साथ जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं जिन्होंने मसाजिद में जाकर ऐलानात करवाए थे और लोगों को इश्ताल दिलाया था, उनको भी गिरफ़्तार किया गया और उनसे भी जाँच पड़ताल की जा रही है कि इस वाक़े के हवाले से मुकम्मल तौर पर उनसे इंफॉर्मेशन ली जा सके कि आया ये वाक़या
वाकई ही सच है या उन्होंने अपनी किसी रंज की वजह से, अपनी किसी जो ज़ाती लड़ाई की वजह से ये तमाम तर वाक़या जो है वो बनाया है। तो अब इन तमाम तर चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की जानिब से की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन टीमें जो हैं वो बाकायदा तौर पर बनाई गई हैं। 128 लोग जो गिरफ़्तार किए गए थे, गुज़श्ता रोज़ उनको ATC कोर्ट में जो है वो पेश किया गया था। 2 रोज़ा उनका रिमांड जो है वो दिया गया और पुलिस के हवाले उन तमाम मुल्ज़िमान को किया गया। उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत और साउंड सिस्टम एक्ट के तहत जिन लोगों और जिन वो भी जिस चर्च का नुकसान हुआ था उसको रीबिल्ड करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखें, CM ने भी इस हवाले से जो है वो ट्वीट किया था और साथ ही साथ अब ADC की सरबराही में, ADC रेवेन्यू जो हैं उनकी सरबराही में टीम तश्कील दी गई है जो अब तखमीना लगाएगी कि जो वहाँ पर नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए, कितने घर जो हैं वो उसमें जले हैं, उनके अंदर जो सामान था उस हवाले से तमाम तखमीना जो है वो 1-2 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ये हदायत की जा रही हैं कि वो तमाम तर घरों की रेनोवेशन जो है वो करे। वहाँ पर जितने लोग रिहाइश पजीर थे उनका जितना नुकसान हुआ है, उनकी जितनी कीमती सामान घरों के अंदर था उनका भी एस्टीमेट लगाया जाएगा और उनको तमाम तर सामान जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो उनके घर हैं उनकी रेनोवेशन भी की जाएगी। फैसलाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तर जो मसाले, कल कुछ तस्वीरें भी गर्दिश कर रही थी कि लोग जो हैं वो परसों रात से या घर से, मतलब परसों रात से या कल से वो खेतों वेतों में सोए हुए हैं और हमारी जो जाहिर है मसीह बिरादरी के भाई बहन हैं वो खेतों में रात गुजारने और डर के मारे और छुप के बैठे हुए हैं और वो अपनी जान की फिक्र लिए उनको जो है वो खेतों में रात गुजारी है। इसमें भी हकीकत है या ये कोई वैसे ही किसी ने खबर उड़ा दी थी या ये हुआ है वाकई? नहीं, ये बिल्कुल इसी तरह से ही है। लोगों ने खेतों में जाकर रात गुजारी है और वो जो तस्वीरें थी वो काफ़ी दर्दनाक थी और जो लोगों ने देखी हैं। और फैसलाबाद की हद तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कर जो कम्युनिटी है, तकरीबन फैसलाबाद के सभी लोग जिनसे हमारी बात हुई है तो उन लोगों ने इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने अगर कुरान पाक की बेहुरमती की है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में हरगिज़ नहीं लेना चाहिए। मसीह जो हैं वो हमारे भाई हैं, उनके साथ इस तरह का सलूक करना किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। बैनुल मज़ाहिब जितने भी हैं उनकी जो है मीटिंग्स भी हैं वो भी इस हवाले से बार बार जो हैं वो मुनक्किद की जा रही हैं, फैसलाबाद में भी, जड़ावाला में भी, ताकि ये एक पैगाम दिया जाए कि इस्लाम जो है वो अमन का प्रचार है, अमन की तालीमात जो है उनका दर्स देता है, ना कि इस तरह के इश्ताल दिलाकर इस तरह की जलाओ घराव का जो है वो दर्स देता है। तो वो तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल एक्चुअली इसी तरह से, बिल्कुल ठीक है। बिलाल सिकंदर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। नफा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम आते हैं जी। वेलकम बैक जी। फिटनेस फ्राइडे जुम्मे के दिन हम आपको बताते हैं कि क्या फिटनेस कर लीजिए ताकि आप थोड़ा सा अगले जुम्मे तक उस फिटनेस को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अरसलान बारी फिटनेस ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमें ये सिखाएंगे कि किस तरीके से घर में 2 डंबल्स की मदद से आप अपनी अपर बॉडी, लोअर बॉडी वगैरह वगैरह ज़बरदस्त फिटनेस हो सकती है। ऐसे ठीक है जी। कैसे अरसलान, ठीक ठाक है आप? अल्लाह, क्या सिखाएंगे आप हमें? आज मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग घर में अपर बॉडी वर्कआउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और मैं 8 से सॉरी जितने आप करवा लें, सॉरी क्या बात है, टेंशन ना लें भाई। टीवी में आता है ना बंदा, टेंशन हो जाती है और ये लाइव प्रोग्राम है, इसमें सॉरी नहीं होता। ठीक है। कोई कट थोड़ी हम करेंगे, कोई एडिट तो करेंगे नहीं हम भाई। ठीक है। मैं 4 से 5 वेरिएशन बताऊंगा। ठंडी सांस लें, गहरी सांस लें। हाँ, ये 4 से 5 वेरिएशन बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। हल्का सा डंबल है, हाँ, 5 kg, 5 kg ओनली। ओके। अपर बॉडी सबसे पहले तो आप शोल्डर प्रेस, शोल्डर में ये बहुत अच्छी मूवमेंट है, डंबल प्रेस। ये बस सिर्फ इतना है? हाँ। ये कितने करें ये? इसके आप लोग 12 to 15 रैप 3 सेट्स। दिखाएं जरा। 2-3 तो मैं भी कर ही लूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। देखें। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? पोजीशन इसकी, आप जब इसको ऊपर लाएं, आपका रिस्ट बैंड नहीं होना चाहिए, रिस्ट बैंड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए और बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ से ऊपर, अब बस, हाँ, ऊपर जाके थोड़ा सा क्लोज करना है, वापस नीचे। ठीक है। ये, हाँ, ये मैं कर लूँ कितने 12 के 3 सेट, 12 के 3 कर लूँ, बस। ठीक है, इस तरह। तो कितने अरसे में
मेरे जो डोले हैं ऐसे हो जाएंगे। ये तो जस्ट हम फिटनेस के लिए बता रहे हैं, डोले बनाना तो आपको जिम में जाना है। हाँ, वो जिम में डोले अलग चीज है, उसके लिए जिम जाना ही पड़ता है। सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहली। अब हम सेकंड पे करते हैं फ्रंट शोल्डर। अभी हमने किया ये वाला लिटरल हेड हमारा मसल होता है, ठीक है। साइड करें तो ये ज्यादा हिट होता है, ठीक है। अब फ्रंट हिट करेंगे, बताएं भाई। फ्रंट हिट, फ्रंट मूवमेंट है इसका, इसको आपने अपने ओवरहेड के सामने लाना। अच्छा, ये तो मुश्किल लग रहा है। 1 2 ऐसे सर के सामने लेकर आना। सर के सामने। ये भी करवाओगे मुझसे? ये भी सब करवाओ मुझसे। एक ही दिन में मुझे तुम आर्नल्ड बना दो, हैं? अच्छा, ये पकड़ा। इसको अपने फोरहेड के सामने लाए, ये 1, और यहाँ लेग से पीछे नहीं जाए डंबल। बेंड होना चाहिए हाथ या नहीं होना चाहिए? बेंड नहीं, ये जो आपकी कोहनी है, ये बेंड हो या ना हो? एल्बो बेंड नहीं होना चाहिए। एल्बो बेंड नहीं, स्ट्रेट लेकर आना। स्ट्रेट लेके जाना, यूं लेकर आए। हाँ, यूं लेके जाना। इसमें भी आप लोग 10 रैप एक साइड पे, 10 रैप एक साइड पे करें, और इसके भी 3 सेट्स करें, ठीक है। ठीक है। अब लेटरल हेड, हमारा जो शोल्डर का तीसरा मसल होता है, ये वाला, उसका बताऊंगा। ये आज मैं असल में जुम्मे की नमाज के कपड़े पहन के आ गया था, तो अब मैं ना अगली दफा फिटनेस वाले कपड़े पहन कर आऊंगा, फिर देखना कैसा मैं। तो आप जुम्मे पे नहीं जाएंगे? फिर मैं बदल के जाऊंगा ना, मतलब ये कह रहा हूँ। क्या हो गया आपको? अब हम लिटरल हेड का बताने लगूँ आप लोगों को। बैंड ओवर, थोड़ा सा नीचे झुकना ही हूँ, ओके, ठीक है। जब एल्बो ऊपर है, एल्बो बैंड किया, नीचे जाके सीधा किया, एल्बो बैंड किया, नीचे जाके सीधा किया, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने किया था, जो आगे वाला, ये कितना करना है? ये फ्रंट है ना, ये भी 10 रैप है, 10 और 3 सेट्स हैं इसके भी। चलो, ये भी और इसके भी आप 10 to 12 रैप करो। अच्छा, ये हाँ, अब क्या करना था? जब ऊपर रहेंगे, एल्बो थोड़ा बैंड करना है, ये नीचे जाके स्ट्रेट बिल्कुल करना है। ये आपका ये रेल डेड मसल नहीं है जो इसको हिट करता है, हाँ, ऊपर वाले को। गुड, आसान है। हाँ, कोई ऐसा मुश्किल ये शोल्डर की 3 मूवमेंट होगी, ठीक है। ओके। अब हम करेंगे सेकंड ट्रैप्स, मतलब ये जो हमारा ये जो कॉलर होता है ना, हाँ, इसको ट्रैप्स बोलते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा मैंने देखा है, फिल्मों में नजर आता है, बड़ा लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब ये हम करते हैं, इसको आप लोगों ने, कुछ लोग करते हैं स्ट्रेट, बट अच्छा, एक कॉलर है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, ताशफीन साहब हैं जी कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम ताशफीन। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोग अरे कोई बात नहीं, आते हैं हमारे लिए। मेरा सवाल असलाम साहब से था कि जब हम जिम जाते हैं तो पोजीशनिंग पे बड़ा फोकस किया जाता है कि आपने अपना जो डंबल से जो एक्सरसाइज करनी है उसमें पोजीशन का आपने बहुत ख्याल रखना है। तो अगर कुछ हम पोजीशनिंग हमारी ठीक नहीं होती तो इससे मसल्स वगैरह की इंजरी वगैरह भी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल ऐसे होता है। पोजीशन, बिल्कुल पोजीशन। अभी मैं इनको भी बता रहा हूँ साथ साथ, जो हम आपको भी बता रहे हैं। मैं फॉर्म देखो, मेरे को फॉर्म एक साथ बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग गलत ना करो। इसमें फॉर्म बहुत मैटर करता है। फॉर्म गलत है तो फिर तो आप 3 महीने के लिए बेड पे हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि हम YouTube पे वीडियोस देख लेते हैं और करते हैं, और एक होता है कि हमें ट्रेनर करवा रहा होता है। तो ये फर्क है दोनों में फ़र्क ये है कि YouTube से आपने देखा, आए वीडियो सामने लगाई, सामने कर रहे हो, बट आप सेम नहीं कर सकते। उस बंदे ने 3-4 साल के बाद वो फॉर्म अपनी एक्सेप्ट किया। अच्छा, ठीक है। और वो चीज़ आप जो है 1-2 दिन के अंदर जिम जाके वही वीडियो सामने रखते हो और कर रहे होते हो। उसका पहले बैक देखो कि वो कैसे था, शुरू में क्या कर रहा था, उस बंदे को शुरू से फॉलो करो। शुरू में वो भी उसने भी ट्रेनर रखा होगा, ठीक है, सही है, ऐसे होता है। ठीक है, आहिस्ता उसने डेवलप किया खुद। आहिस्ता। ठीक है, अगला एक खातून कॉलर भी है हमारे साथ, अनम। अस्सलाम वालेकुम सरवोदा से आप बात कर रही हैं। अनम कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। फरमाइए अनम, क्या सवाल करेंगी? जी मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि ये पेट की वर्जिश कैसे की जाती है घर पे? पेट की वर्जिश? जी कैसे की जाती है? पेट की वर्जिश ये बड़ा मुश्किल तरीन मामला है जिंदगी का। पेट कैसे कम किया जाए भाई? पेट, हाँ, खाली पेट की वर्जिश करने से पेट कम नहीं होता। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक न्यूट्रिशन, मतलब आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, दूसरे नंबर पे वर्कआउट होता है। अच्छा, तो अब मुझे नहीं पता आपका बॉडी वेट कितना है और आप वर्कआउट करते हो कि नहीं करते, जिम जाते हो कि नहीं करते हो। हम ये एज्यूम करते हैं तोंद है उनकी, तोंद है, जरा पेट है उनका, तो क्या करें? इसके लिए थोड़ा सा अपना खाने पीने की तरफ तवज्जो करें। अपने फूड जो है वो सिलेक्ट रखें साफ सुथरे, जिसमें ऑयल, डाइट अपनी जो डाइट प्लान, डाइट चार्ट फॉलो करें। डाइट अच्छा, ऑयल और मीठा और कोल्ड ड्रिंक और बेकरी वाली जो चीज़ें हैं ये अवॉइड करें, छोड़ दी। और उसके बाद बस मॉर्निंग में फर्स्ट वॉक करें। स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जिससे कम होता है जरा? वो मैं यहाँ पे परफॉर्म करके
नहीं, वो मैट नहीं है। हाँ, मैट नहीं है, मैट नहीं है, वरना हाँ, क्योंकि हमने आज अपर बॉडी का सिलसिला ज्यादा रखा हुआ है ना, तो अपर में ही आता है ना पेट भाई, लोअर बॉडी में पेट थोड़ी आता है। मिड बॉडी है ना, अपर बॉडी मेरे जहन में कर दिया ना मैंने, कर दिया जीत गई हूं ना ये पॉइंट में। नहीं, बट मैट नहीं है हमारे पास भाई, मिड बॉडी है इंशाल्लाह, आपको वो परफॉर्म भी करके दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, अगले हफ्ते हम करेंगे ना, फिर तो ठीक है, फिर जी, मिड बॉडी है, मैंने अपर मिड लोअर इस तरीके से। हाँ, मैंने 2 में किया, अपर लोअर बस। चलो, अच्छा, यही साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी, फरमाइए। देखिए, मुझे तो खतरा ही कि ये अगर आर्नल्ड बन गए ना हमारे दोस्त, तो ये जो है ना फिर इनको कहीं हॉलीवुड साइन ना कर ले। हाँ, तो अच्छी बात है, साइन कर लेगा, अच्छी बात है। और क्या? नहीं, लेकिन हम फिर इनसे महरूम नहीं होना चाहते ना। अच्छा, एक मेरा जो सवाल है ना अवैस भाई, मेरा सवाल इनसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा बच्चा जिम जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जिम के अंदर ना मुख्तलिफ इतने महंगे महंगे प्रोटीन्स देते हैं और वो इतने उसके असरात अच्छे नहीं होते। मेरे उससे आर्ग्यूमेंट चलता है, तो मेरा इनसे ये एक तो ये सवाल है कि ये प्रोटीन्स जो दिए जाते हैं, जो बड़े उसको कन्वेंस करके दिए जाते हैं, इज इट राइट टू टेक दिस प्रोटीन्स? अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम जैसे बच्चे जिम जा रहे हैं रात को 11 बजे 10 बजे, सुबह वो सो रहे हैं, सुबह की एक्सरसाइज करते नहीं है, फ्रेश एयर लेते नहीं। ये फ्रेश एयर, मॉर्निंग फ्रेश एयर टाइमिंग के लिए कितनी जरूरी है? ठीक है, टाइमिंग और प्रोटीन। अच्छा जी, नंबर 1 प्रोटीन जो है ना, अगर तो आप जस्ट एक फिटनेस के लिए बच्चे को जिम भेज रहे हो कि भाई उसने बॉडी नहीं बनानी, फिर उसको आप नेचुरल पे रखो। नेचुरल गुड प्रोटीन मतलब चिकन से उठाओ, गोश्त से उठाओ, हाँ, अंडों से उठा लो, फिश से उठा लो, और भी हमारी। लेकिन प्रोटीन शेक जो है वो क्या नुकसानदेह होता है? प्रोटीन शेक तब उस सूरत में चाहिए कि आपको ज्यादा जैसे आप हैं, आपको एक प्रोग्राम करना है, आपको 6 मंथ का आपके पास टाइम है, आपको बॉडी डेवलप करनी है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो आप उसकी हेल्प लेंगे। सही है। और दूसरे नंबर पे कुछ लोग वो भी प्रोटीन की हेल्प लेते हैं जिनसे खाया नहीं जाता। हाँ, ठीक है, वो कहते हैं यार हम एक स्कूप से 30 ग्राम उठा लेते हैं, क्यों हमने एक चेस्ट पीस इतना बड़ा खाया नहीं जा रहा, तो हम क्यों ना एक स्कूप से वो चीज़। तो अगर कोई ले रहा है तो एक दिन में कितने स्कूप ले? वो नहीं, स्कूप नहीं ले, अगर तो आपका इनका जो बच्चा है जो कह रहे हैं, अगर तो वो खा सकते हैं, मतलब उनमें इतनी कैपेसिटी है, वो खा सकते हैं, नेचुरल की तरफ रहे, नेचुरल की तरफ रहे, तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ ना ही जाए तो बहुत। लेकिन अगर कोई जैसा बंदा है जो कि फिटनेस के लिए जिम शुरू कर रहा है और उसको कोई कहता है कि आप प्रोटीन लिया करें और ऑन एंड ऑफ ले लें, चलें 2 दिन में एक दफा ले लें, ज्यादा ना लें, एक दिन में एक ले लें, तो वो कितना लेना चाहिए उसको? 1 स्कूप से ज्यादा ना लो, बस। ठीक है, 1 स्कूप पे रोक दो, 1 स्कूप से ज्यादा ना। और टाइमिंग क्या होनी चाहिए बेस्ट? रात में जो करते हैं जिम, आप वैसे तो फर्स्ट जो है ना मॉर्निंग में होना चाहिए, ट्रेनिंग मॉर्निंग में ही बेस्ट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होती है, सो के उठते हो, सबसे पहले खुद को दो अपना टाइम, 1 घंटा, पूरा दिन आप फ्रेश रहते हो। ठीक है, तो ये बेस्ट है। और ये बेस्ट है। और आखिरी जो एक्सरसाइज करके थक जाते हैं, फिर उनसे दिन में बाकी कुछ किया नहीं जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसे हैं, ऐसा हमारे प्रोग्राम में बैठे, सोफे पे बैठे हैं भाई ऐसे लोग। फिर आप रात को किया करो, जिम करके सो गए। मैं घर मतलब ऐसा टाइम हो कि जब आप कहे हाय चलो बस, उसके बाद काम ना हो तो फिर ये मामला रात को करना। थैंक यू अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका, और हम आपको फिर दावत देते रहेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? बस फर्स्ट था मेरा, होता है जिंदगी में। कल प्रोग्राम में बात कर रहे थे, जिम में कंफ्यूज होते हैं जब भी हमारा जिंदगी का फर्स्ट टाइम होता है, और यकीन करिए जिंदगी में जिम का फर्स्ट टाइम कई दफा होता है। 10-12 मरतबा मैंने कोशिश की जिम जाने की, पहला दिन हमेशा टेंशन ही होती है। अच्छा, हाँ ऐसे होता है, हमारे पास तो काफी क्लाइंट ऐसे आते हैं ना जिम में। चले जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अब ज़रा बात करते हैं एक ऐसे मामले की जिसके बारे में जब भी बात की जाती है वो हमेशा ही मामला गंभीर रहता है। जिन्नात का जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। अब ये जिन्नात क्या करते हैं, कैसे हमें हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो सकते हैं? अक्सर जो ये मामलात होते हैं कि जी किसी के ऊपर जिन आ गया, फिर उसके बाद लोग जाते हैं किसी आलिम के पास और उनमें से बहुत सारे आमिल जो हैं वो जाली होते हैं, फिर उनके अलग एक मामलात होते हैं। इस सारे मामले पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर जनाब हाफिज साजिद महमूद अलज़ाहरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
बहुत शुक्रिया हजरत, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अगर हम कॉल इन भी हम इसमें रखेंगे, कॉल्स कर सकते हैं आप, कोई मसला, कोई टेंशन, कोई परेशानी, किसी भी मामले का आपने जिक्र करना हो आप पूछ सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। बिल्कुल हाफिज साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमारे कुरान करीम की मदद से, कुरान करीम की रोशनी में बताइएगा कि जिन्नात का कॉन्सेप्ट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, किस किस रूप में ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और इनके बारे में दीन इस्लाम और कुरान क्या कहता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जिन्नात अल्लाह ताला की पैदा करदा एक मखलूक है। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, उसी तरह अल्लाह ताला ने जिन्नात को भी पैदा किया है। और हमें जिन्नात के से जितनी कुरान मजीद ने और अहादीस नबविया में जितनी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, अपने आप को उसी तक महदूद रखना चाहिए। और उससे ज़्यादा जो किस्से, कहानियाँ और जो आमिलीन और दीगर लोग इसमें दाखिल कर देते हैं, उससे बचना चाहिए। अगर हम एक खुशहाल और सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, देखिए कुरान मजीद ने जो है वो जिन्नात का इस अंदाज़ में ज़िक्र किया है कि ये एक अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक है, जिसको अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा किया, जिसको अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया, जिनको मिट्टी से पैदा किया है। कुरान मजीद में बाकायदा एक सूरत है जिसका नाम सूरतुल जिन है, जिसका आगाज़ यहाँ से होता है, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। तो ये जो जिन्नात का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि ये अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक हैं, जिस तरह बाकी मखलूक़ात हैं। तो ये जो मखलूक है, ये बाकी जो हम पर, इंसानों पर किस तरह असरअंदाज हो सकती है? वो कहते हैं ना, वो जी जिन आ गया किसी के ऊपर, या जिन किसी को तंग कर रहा है, या जिन चढ़ गया है किसी के ऊपर, या जिन को मोहब्बत हो गई है किसी से। अच्छा, ये बिल्कुल एक किस्से, कहानियाँ या मन गढ़ंत चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। जिन्नात और इंसान जो हैं, ये दोनों सेपरेट मखलूक़ात हैं। और उनकी ज़िंदगी कैसे है, वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी मुआशरत कैसे है, इस हवाले से कुरान और सुन्नत में कोई इन्फॉर्मेशन, मालूमात नहीं दी गई हैं। और फिर इसका जिन्नात का इंसानों पर असरअंदाज होना, ये भी बहुत रेयर और नादिर है कि वो इंसानों के ऊपर मुअस्सिर हों या उनके जो असरात हैं। अच्छा, उसका इनकार नहीं है, ऐसी चीज़ें पॉसिबल हैं। बाज़ औक़ात कुछ मुशाहदात या तजर्बात लोगों ने जो बयान किए हैं, उसमें ये है कि इनके साथ इनका असर हो सकता है। लेकिन मैं दोबारा से यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत रेयर और नादिर होता है कि वो अपना जो असर है वो करते हैं, क्योंकि ये एक शरीर मखलूक है, शर इसके अंदर मौजूद है, लोगों को तंग करना। लेकिन वो इस तरीके से नहीं होता कि वो इंसानी पॉपुलेशन में मौजूद होते हैं और उनको उनकी ज़िंदगी में खलल डालते हैं। वो अलग से एक सेपरेट उनकी मुआशरत है, अलग से उनकी ज़िंदगी है, और इंसानों के साथ उनका जो तामुल है वो उस तरीके से नहीं है। लेकिन रेयर और नादिर है, कभी ऐसा पॉसिबल है कि इस तरीके से जो जिन्नात हैं वो इंसानों पर असरअंदाज हो। हदीस में इस तरीके से तालीमात दी गई हैं कि आपने इस तरह की मखलूक़ात से किस तरीके से महफूज रहना है। उसके लिए कुछ मसनून दुआएं हैं कि अगर वो दुआएं आप उसका मामूल बनाते रहें तो बिल्कुल भी आप इनके करीब नहीं। तो हमने तो ये भी सुना है ज़ाहिर बड़ों से, उलमा कराम से, कि जब तक आप इनको कुछ ना कहें या मतलब एहतियात करें, जिस तरह लोग कहते हैं मगरिब के बाद सर ढांपे बगैर घर से बाहर ना निकलें, या दरख्तों के नीचे खामखा जाकर ना बैठें, सुनसान दरख्तों की जगहों पर जाकर क़याम पजीर ना हो। तो मतलब हमने ये भी सुना है कि अगर आप इनको तंग ना करें या ऐसी जगह जहां आपको लग रहा है कि हो सकता है इनके बसेरे हों, तो उधर आप ना जाएं, इनका ख्याल रखें, तो वो आपको खामखा तंग नहीं करेंगे। देखिए, अब ये तो इनविजिबल चीज़ें हैं ना, हमें तो पता नहीं है ना, हमें कोई ऐसी तालीमात मिली हैं कि इनका बसेरा दरख्तों पे होगा, वीरान जगहों पे होगा। ये इसी तरीके से सुनी सुनाई बातें हैं कि यहाँ पर मौजूद होते हैं। बस यही है कि आपने जो रात और तारीकी है, वैसे भी बेसिकली तारीकी के अंदर शर है, और उसमें यही है कि आप जो हैं
वो नमाज की पाबंदी रखें और मुआवज़तैन जो अल्लाह के कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें हैं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, अगर इनका जो है वो तिलावत मामूल बना लें तो कोई भी इस तरीके की चीज़ आपके करीब नहीं आएगी और ना ही उसका कोई असर है वो आपके ऊपर होगा। अच्छा, अब जो ये आमिल होते हैं, जो जाली आमिल जो होते हैं, ये क्या करते हैं? देखिए वैसा भी ये बहुत अहम बात है और इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए तफसील के साथ, और ये लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि भाईजान एक जो रूहानियत है और दीन के नाम पर जाल साजी है, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हम लोग माशरती जो रवैये मजमूई तौर पर हम लोग तवहुम परस्त हैं, और इसमें आप ये अंदाज़ा करें सिर्फ जो जाहिल और जिनके यहाँ तालीम की कमी है वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो है एजुकेटेड है वो भी इसका शिकार हैं तवहुम परस्ती का, और इसी का जो फ़ायदा है वो आमिल उठाते हैं। और आप देखें कि किस तरीके के भयानक और शर्मनाक और ऐसे दर्दनाक वाक़यात जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरीके से आमिलीन ने अपने बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया, जैसे आप आजकल देख रहे हैं, और औरतों की इस्मत दरी जो है वो भी इसी नाम पर की जा रही है, बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और वो किस नाम पर किया जा रहा है? रूहानियत के नाम पर, और जो आपके ऊपर जिन्नात आ गए और जो साया हो गया और जो आसेब आ गया और जादू कर दिया गया आपके ऊपर, इस नाम पर वो सारा जो है उनका कारोबार चल रहा है, और इतने दर्दनाक वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि लोगों के यहाँ तालीम की कमी है कि वो उसके घर वालों ने, हाफिज साहब ये बताया, बयान दिया पुलिस को, जो सखर का केस हुआ अभी पिछले दिनों, एक बहुत ही दर्दनाक वीडियो सामने आई कि उधर लोगों ने, उसके पेरेंट्स ने, बच्ची के वालिदैन ने बताया कि इन पीरों के पास तो और भी बहुत सारी बच्चियां लोगों ने दी हुई हैं, और वो तो एक सिलसिला है वहाँ पर, और वो इनके साये के नीचे रहती हैं, और वो जाहिर है इस किस्म की बिल्कुल ये। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है, इरम साहिबा हैं फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? सर ये हम लोगों ने ना एक घर पर केस किया था जिसमें कि मेरी फुफ्फो रहती थी, उनकी डेथ हो गई उसके बाद, लेकिन वो उसमें कह रहे हैं कि कुछ ऐसी जिन्नात वगैरह का कोई असर है। तो आपको क्या ऐसी चीज महसूस हुई जिसकी वजह से आपको पता लगा कि ये ऐसा कुछ है? ऐसा मुझे तो कोई महसूस नहीं हुई, लेकिन बाहर से जो होते हैं वो कहते हैं कि आपके घर में कहने में ना जाएं। मतलब वो क्या, वो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं या वो रात में जैसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, या वो मेरे भाई को महसूस हुआ है कि कोई औरत या कोई बच्चा जो है ना वो बोल रहा है और बच्चा रो रहा है। अच्छा, और आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो कि रो सकता हो? उस एज का कोई बच्चा तो नहीं है आपके घर में? छोटा कोई बच्चा जी, इतना कोई छोटा बच्चा नहीं है। अच्छा, हमारे साथ रहिएगा आप, हम जरा पूछते हैं। सर ये अब मामला ऐसा है कि घर है और घर में बच्चे के रोने की आवाज आती है, ये क्या हो सकता है? जी अच्छा, देखिए अवैध साहब, जैसे इन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा फील शुरू में नहीं हुआ है, लेकिन लोगों ने इस तरीके से बातें की, तो बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि साइकोलॉजिकल आप लोगों की भाई को भी फील हुआ है, एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि हाँ कि इस तरह का वाक़या है या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि एक तवहुम परस्ती भी हो सकती है, अगर वाक़यातन उनको इस तरह की कोई चीज़ें, आवाज़ें या इस तरह की अननोन चीज़ें महसूस हो रही हैं, तो उसमें वो सूरतुल बकरा की जो तिलावत है वो अपने घर में करें, और इंशाअल्लाह ताला किसी भी तरह की कोई भी असर जिन्नात का या इस तरह के शरीर मखलूक़ात का बिल्कुल नहीं रहेगा। कंफर्म जो मुजर्रब सूरतुल बकरा की तिलावत है वो सारे इन असरात को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा से उस गुफ्तगू पर कि जो जाली आमिलीन जो होते हैं ये क्या करते हैं। अब अगर किसी को लग रहा है कि भाई उसके पास, उसके ऊपर कोई जिन है या उसके घर में कोई ये मसला है, तो बहुत सारे लोग खुद मौज़तैन या सूरह बकरा चले नहीं पढ़ रहे, भाई वो उसूलन तो खुद करना चाहिए, तो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए? क्योंकि जब आप जाते हैं किसी के पास तो वो तो फिर इस तरह के मामलात अक्सर सामने आ जाते हैं कि जहाँ पर लोग हुर्मती की जाती है, उनको गलत तरफ माइल किया जाता है। जी, मैं वैसे अब यहाँ पे 2 चीज़ें ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। जिसको कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, 99% जो इस तरह के इश्यूज़ हैं वो नफ्सियाती मसाइल होते हैं, और ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हवा में की जा रही है, बल्कि इसके बाकायदा प्रूफ हैं कि हमारे यहाँ वैसे भी
इन चीज़ों के नफ्सियाती अमराज है, इसकी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। और वो कोई ना कोई नफ्सियाती मरज़ होता है जिसको जिन्नात, आसेब और जादू टूने के नज़र कर दिया जाता है, और फिर आप ये जाली आमलों की नज़र हो जाते हैं और वहाँ पर आप अपना पैसा भी लुटाते हैं, आबरू भी लुटाते हैं और बाज़ वक़्त अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने नफ्सियाती मुआलिज से रब्ता करना है और लाजमी तौर पर आपका वो मसला हल हो जाएगा। अगर आप कंफर्म, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ कि आपको अगर लग रहा है कि वाक़तन ऐसा इशू है और नफ्सियाती मुआलिज जो है उसके इलाज, उसके नताइज नज़र नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपने जो मसनून दुआएं हैं जो अल्लाह के रसूल ने बताई हैं उनका जिक्र करना है। और उसमें सबसे पहले जिसका भी मैंने बताया, मुअव्वज़तैन, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, इन दो सूरतों की तिलावत करनी है और साथ में सूरतुल फातिहा की तिलावत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये जो सूरतुल फातिहा इसकी कसरत के साथ तिलावत अपना मामूल बना लेना है। और देखिए, ये जो जाली आमलों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप क्यों वहाँ पे जाएंगे? और अपना आप देखें, आपको प्रॉब्लम है ना, तकलीफ़ आपको है, तो जब उसके सलूशन के लिए आप खुद तिलावत करेंगे तो वो दिल से करेंगे। जब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो वो दिल से करेंगे। अल्लाह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और कॉलर है हमारे साथ, तनवीर साहब है जी, उनसे बात करते हैं। दुआ उली नफ्सी ही। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम सलाम जी तनवीर साहब फरमाइए। ऐसे है कि भाई जैसे ना मुझे रात को जैसे ना डर सा लगता है, जैसे ना जैसे कुछ होने वाला है, कुछ हो जाएगा, ये तबीयत रहती है मेरी। तो रात को जो सोने के जो अमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं वो आप पढ़कर, दुआएं पढ़कर सोते हैं? टीवी की आवाज़ सर बंद कर दें अपनी। अच्छा जी जी, अब बताइए। अब बताइए, जो मसनून जो मेरा तो जैसे रात को डर सा लगता है मुझे। मेरे प्यारे भाई, आपने टीवी की आवाज़ बंद की? थोड़ी आवाज़ कम कर। थोड़ी नहीं, बंद कर दे, नहीं थोड़ी बंद करनी। अरे भाई बंद कर दो टीवी की आवाज़। अब बताएं, अब आप रात को जब डर रहे होते हैं तो क्या आपने रात को जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमाल, जो दुआएं बताई हैं वो पढ़ते हैं आप? हाँ जी, मैं दुआ इनके आयतों को पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा। तो नमाज पढ़ने के बाद कुछ आयतों को पढ़ के सोता हूँ। जैसे ये बताया कुल आऊज़ु बिन्नास को। ठीक है ठीक है। और आप घर में अकेले रहते हैं? नहीं ना, अकेले कैसे रह रहे थे? नहीं, बहुत सारी जगहों पे टीवी की आवाज़ अभी टीवी की आवाज़ बंद करने का कहा है, दफ्तर में भी हो सकते हैं। वैसे कैसी बातें आप कर रहे हैं? हो सकता है रात को किसी वक्त किसी जगह पर आप अकेले होते हो ना, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ जी, नहीं, रात को मेरी फैमिली मेरे साथ होती है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अभी भी टीवी की आवाज़ बंद नहीं की है वैसे उन्होंने। जी हाफिज साहब बताइए, रात को डर लगना। अच्छा देखिए, ठीक है, अब ऐसा कई इसके रीज़न हो सकते हैं। और रात को डर लगना या ख्वाब में इस तरीके से जो भयानक और डरावने ख्वाब आना है, इसकी कई तरह की वजूहात हो सकती हैं। उसमें बाज़ बात ये भी होता है कि आपका मैदा जो है ना, उसका प्रॉब्लम होता है, खुराक आपकी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुई, तो उसके नतीजे में भी आपको डरावने ख्वाब आते हैं और नींद जो है उसके अंदर खलल आता है और बेचैनी रहती है। तो इसको भी देखना है कि कहीं ऐसा कोई इशू तो नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि क्या आपने कोई ऐसी कोई हॉरर मूवीज़ देखते हैं या कुछ ऐसा कोई चीज़ अपने ऊपर हावी की हुई है डरावनी या खौफनाक खुद से, तो जब आप आइसोलेशन में जाते हैं, सुकून में जाते हैं, तारीकी में जाते हैं, तो उसके असरात शदीद हो जाते हैं और वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये भी आपको देखना है कहीं ऐसा कोई इशू तो आपके साथ नहीं है। अगर ये सारे कुछ कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आपके साथ नहीं आ रहा है, तो फिर आपने लाजमी तौर पर अपने नफ्सियाती मुआलिज जो है उससे ज़रूर रब्ता करना है और आपने ये अपना मामूल बना लेना है कि हमेशा वुज़ू करके फिर आपने अपने बेड पे सोने के लिए आना है। सही। अच्छा, एक और सवाल, जैसे हमने कहा भाई जाली आमिल होते हैं जो गड़बड़ करते हैं, तो सही आमिल को पहचानने के लिए क्या निशानियां हैं, कैसे पहचाना जाए कि ये बंदा सही है? ये देखिए, वैसे हमारा जो पहले खानकाही निज़ाम था उसके अंदर इंसानियत सिखाई जाती थी, उसके अंदर हमदर्दी थी, उखुव्वत, बाहमी रवादारी, मजहबी रवादारी, यगानगत, ये चीज़ें, ये दुरूस लोगों को दिए जाते थे। और वहाँ पे जो लोग बैठे होते थे वो उनका हाँ कोई नफ्सियाती ख्वाहिश उनकी नहीं होती थी, या लोगों की जेबों के ऊपर और लोगों के मालो दौलत के ऊपर उनकी नज़र नहीं होती थी। वो जो भी साइल आता था
तो वो उसके इशू के ऊपर, हाँ जी, उसके इशू के ऊपर देखते थे इसको प्रॉब्लम क्या क्या मसला है, और फिर वो उसके मसले को सुनते थे और जो भी कुरान मजीद में या मसनून दुआएं उसके लिए मौजूद होती थी उसको वो गाइड कर देते थे। कभी भी उन्होंने इसको बिजनेस नहीं बनाया था, कभी भी उन्होंने कारोबार का जरिया इस अमल को नहीं बनाया था कि इसके जरिए से वो पैसा कमाएंगे और बिजनेस करेंगे। तो पहली निशानी तो यही है कि वो आमिल इसको एज ए प्रोफेशन वो आपसे पैसे नहीं बटोर रहा है। जी फरियाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी फरमाइए। जी मैडम, मैं सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि सूरह जिन जो है वो कुरान पाक में नाजिल हुई है, तो अगर हकीकतन किसी पे जिन हो जाता है, असरात हो जाते हैं, वो खुद पढ़ेगा तो वो कैसे उससे बच सकता है, जबकि वो उसकी पढ़ाई वो तो नहीं पढ़ सकता। लेकिन उसके आसपास जो माँ बाप हैं, जाहिर है उसके अपने करीबी लोग जिन पे एतबार किया जा सकता है वो तो पढ़ सकते हैं ना। सर देखें, एक आपकी छोटी सी मिसाल मैं देना चाह रहा हूँ कि एक जज है, वो कोई कहती है तो उसको बोलता है पुलिस वाले को भी छोड़ दो इसको, उसने ऑर्डर दे देना, उसने छोड़ देना। अब मेरे जैसा बंदा कहेगा सर इसको छोड़ दे, वो छोड़ेगा? आपको अल्लाह ताला ने तो कहा हुआ है कि आप खुद ही करें ना ये सारी चीजें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा हुआ है। अगर लेकिन बात आपकी ठीक है, हम हाफिज साहब की तरफ चलते हैं। सर ये कह रहे हैं खुद कैसे पढ़े बंदा? हाँ जी, नेक अल्लाह के नेक लोगों की और बात होती है। वैसे हमने देखिए हमने दो इसके सॉल्यूशन बताए। एक प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स हैं जो आपने इनकी चीज़ों के वारिद होने से पहले आपने क्या करना है ताकि इन चीज़ों से आप बचे रहें। उसके लिए हमने कहा कि आपने मुआवज़तैन की तिलावत करनी है, सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा, इन चीज़ों मसनून दुआएं पढ़ते रहने हैं। ये हैं प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स, यानी उनके वारिद होने से पहले ही आपने इनसे किस तरीके से बचाव की तदबीर करनी है। दूसरी सूरत यह है कि आपके ऊपर अब वो हमला हो चुका है, आप किसी तरीके से इन चीज़ों पर अमल नहीं कर रहे थे, कुछ ऐसा हो गया कि उसका असर जिन्नत कोई हो गया है, तो उसमें हमने बताया है कि जो आमिल हैं, आमिल कौन हैं कि जिन्होंने इसको प्रोफेशन नहीं बनाया हुआ, जिनका बिजनेस नहीं है बल्कि वो शरीयत के पाबंद हैं, अल्लाह रसूल की तालीमात पर कामिलन वो अमल पैरा हैं और इंसानियत का दर्द उनके यहाँ मौजूद है, उनके ज़रिए से इसका इलाज करवाया जा सकता है। वो उसके ऊपर जो मसनून दुआएं हैं और वज़ाइफ जो अहादीस में मज़कूर हैं वो उसके ऊपर पढ़ेंगे और इसके जो असरात हैं वो अल्लाह के इज़्न के साथ वो ज़ाइल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने। और साजिद महमूद अल-ज़ाहरी साहब, बड़ी आपने डिटेल में हमें बताया कि किस तरीके से ये मामलात होते हैं जिन्नात वाले। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अब जरा कुछ बात करते हैं उस दुखती रग की कि जो अवैस के पास मौजूद है और जो हम वक्तन फवक्तन दबाते रहते हैं। और अब भी मैं जो है वो दुखती रग दबाऊंगी। क्या? निगरां वफाकी काबीना का ऐलान कर छोड़ दें भाई, इसकी बात क्यों कर रही हैं बार बार? आपको बताना है, अवैस नाजरीन को बताना है कि कौन कौन जो है वो इस निगरां काबीना का हिस्सा होगा, कौन कौन से कलमदान जो है वो किस किस को अलॉट किए गए हैं। और जो है सिलसिला क्या है। अच्छा, निगरां वजीर दिफा से आगाज करते हैं। पहले सबसे अहम शोबा है भाई, सबसे अहम शोबा है बिल्कुल। और वजीर दिफा निगरां जो है वो है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब। ओके। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब जो है उनको निगरां काबीना में वजीर दिफा और डिफेंस प्रोडक्शन का कलमदान सौंपा गया है। और इससे कबल वो साबिक वजीर आजम के दौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, पिछले कप्तान वाले जो वजीर आजम थे उसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU के चेयरमैन, मिलिट्री पुलिस कमांडेंट और जो है वो इन अहम खिदमात को भी सरअंजाम दे चुके हैं। तो ये सूरत हाल है जी वजीर दिफा हमारे निगरान। वजीर सेहत कौन है जी? डॉक्टर नदीम जान साहब। बिल्कुल, निगरान काबीना में वजीर सेहत जो है उनका कलमदान चारसद्दा से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर नदीम जान को दिया गया है। डॉक्टर नदीम जान अक़वाम मुत्तहिदा, USAID, यूरोपीय यूनियन समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी NGOs के साथ हेल्थ के मिशन जो हैं उनको वो देखते रहे, उन पर काम कर चुके हैं। और उनका शुमार पाकिस्तान में पोलियो सर्वेलेंस का निज़ाम कायम करने वाले बानी अरकान में होता है। ओके, अच्छा जी। फिर वजीर तवानाई
ताबिश गौहर साहब, ये तो फिर मैं ही बता दूं आपको कि कौन है, क्योंकि ज़ाहिर है कराची का वो जो मामला है कि इलेक्ट्रिक का बड़े अच्छे तरीके से कि इलेक्ट्रिक जो है वो कराची के बिजली के मामलात को देखता है और बड़ा ज़बरदस्त बिजली का निज़ाम है कराची में, और कराची की आवाम बड़ी पुरसुकून तौर पर बिजली की जो फराहमी है उसका हमेशा जो है वो कहती है कि भाई वाह 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 क्या कमाल चल रहा है। तो वो पहले जो है वो पिछले दौर में वो पावर और पेट्रोलियम के जो है वो भी माविन खुसूसी थे, अब जो है वो आ गए हैं इस दौर में वज़ीर तवानाई ताबिश गौहर। अच्छा, ताबिश गौहर साहब जो हैं उनका एग्जैक्टली अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो कल जब ताबिश गौहर साहब की अनाउंसमेंट आई थी तो उसके बाद जो है लोगों ने कहा कि नहीं भाई ताबिश गौहर साहब पे कुछ ऐसी कंपनीज हैं और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस ग्रुप्स हैं जिन्होंने एतराज उठाया है कि ताबिश गौहर साहब को आप इस शोबे पे ना लेके आए, अच्छा, ये कलमदान ना दें। तो फिर अब जो है ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि डिसाइड होगी कि क्या ताबिश गौहर साहब हैं या जो दूसरे कंटेंडर हैं जिनका नाम प्रपोज किया जा रहा है बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से या दीगर हलकों की तरफ से, उनको ये कलमदान मिलता है। तो इस पे अभी तक जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन पाई जाती है। अच्छा, वफाकी वज़ीर जो हैं गौहर एजाज साहब हम सब जानते हैं, एक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान, सितारा इम्तियाज भी मिला है उनको, बिल्कुल सितारा इम्तियाज भी मिला है, एप्टमा के जो हैं वो चेयरमैन भी हैं, और निगरान काबीना में तिजारत और सनत का जो है करमदान वो उनको सौंपा गया है। वो साबिक सेनेटर मरहूम शेख एजाज अहमद के फर्जंद भी हैं, अच्छा, और एजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। वाह जी वाह, अच्छा, मैं जी हूँ मंगलवाला ग्रुप का चीफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा, अगला बढ़ते हैं, मजहबी उमूर के जो वजीर हैं जनाब अनीक अहमद साहब, बड़े जबरदस्त होस्ट हैं माशाल्लाह, सब जानते हैं और इनके बारे में किसी किस्म का कोई इंट्रोडक्शन बनता नहीं है। अनीक अहमद साहब को हम टीवी पे बड़े एक अरसे से देखते हैं, एक काबिल और लाइक शख्सियत के मालिक हैं। फिर उसके बाद जो अगला नाम है आईटी और टेलीकॉम वजीर जो उसके बने हैं उमर सैफ साहब, वो भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम करते रहे हैं। इससे पहले शादी की ऐप भी उन्होंने लॉन्च की थी, और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उसमें भी वो अहम उमूर पर काम उन्होंने जारी रखे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब के दौर में 2011 में पंजाब आईटी बोर्ड का चेयरमैन थे वो, बनाया गया था उनको, और फिर पंजाब काबीना का भी वो हिस्सा रह चुके हैं। अभी रिसेंटली हाल ही में जो शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़ा क्लोजली इन्होंने काम भी किया है। फिर वज़ीर सकाफत जो है जमाल शाह साहब, वो भी बड़े जबरदस्त। जमाल शाह साहब हैज बीन अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ साबिक कप्तान ऑफ 1992, ये भी उनका एक है। कुछ तो फिर ज़ाहिर है आर्ट्स काउंसिल के वो डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो फाइन आर्ट्स का जो शोबा है उसकी 3 साल तक उन्होंने सरबराही की है, और फिल्म टेलीविज़न आर्ट्स उनसे इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है जी। इंसानी हुकूक पे कौन आया है? इंसानी हुकूक पे मुमताज़ अहमद तारड़ साहब आए हैं। मुमताज़ अहमद तारड़ साहब ने अगस्त 2017 से मई 2018 तक साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की क़यादत में काबीना में इंसानी हुकूक के लिए काम किया था, बतौर निगरान वज़ीर का ओहदा उस वक्त संभाला था उन्होंने। और वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब हैं, इरफान असलम साहब कानून देख रहे हैं, शमशाद अख्तर साहिबा वज़ीर ख़जाना हैं, और जलील अब्बास जिलानी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको नाज़रीन बता दें कि इसमें बहुत सारे ऐसे कलमदान हैं जो कि ना भी किसी को दिए जाते तो उससे इंतखाबात। सोलंकी साहब का तो नाम भूल गया मैं, हाँ, जिन्होंने कल से उनके खिलाफ एक कैंपेन चली हुई है सोशल मीडिया पर। सॉरी सर, भूल गया मैं आपका नाम लेना। अब आपको वो ब्लॉक कर देंगे, अब वो आपको ट्विटर पे ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि मुर्तज़ा सोलंकी साहब एक काम करते हैं, वो खुद ही अगले को छेड़ के और उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो जवाब चेक कर लूं मैं, आप चेक कर लें। और जो मैं कह रही थी, हाँ, और जो मैं कह रही थी कि निगरान जो काबीना है उसमें 4 अहम जो है 4 से 5 अहम वजारतें हैं जिन पर के वजीरों का होना जरूरी है, जिसमें इंटीरियर है, फॉरेन अफेयर्स है, एनर्जी है, फाइनेंस है, और आप कह सकते हैं चले भाई डिफेंस भी है। इसके अलावा बाकी जो सकाफत, खेल वेल, ये सब चीजें हैं, ये सब बेकार बातें हैं, ये निगरान काबीना में ना भी हो। अवैस मंगलवाला है इज बीन ब्लॉक्ड बाय मुर्तज़ा सोलंकी साहब। ये नाचीज भी एक जमाने पहले मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ब्लॉक की हुई थी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने ब्लॉक किए हुए, हर एक के साथ। और इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये है कि सोलंकी साहब खुद पहले उसके साथ छिड़ते हैं, उसको छिड़खानी करते हैं, उसके साथ हाथ करते हैं, और फिर उसको खुद ही ब्लॉक भी कर देते हैं ताकि ना उसको पता चले, ना वो मेरी ट्वीटें देखे जो मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ। और ब्रेक ले लेते हैं, छोड़े अब क्या बात करूँ मैं। अब कहाँ से मैं काबीना में जाऊँगा, ब्रेक पे जाऊँगा मैं, चले। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बात करते हैं कैंसर की। कैंसर एक ऐसी मूसी बीमारी है कि जिसका नाम भी जब सामने आता है तो इंसान घबरा जाता है, खौफ में मुब्तला हो जाता है, और दुनिया भर में अमवात की ये दूसरी बड़ी वजह है कि हर साल तकरीबन 1 करोड़ लोग कैंसर की वजह से इंतकाल कर जाते हैं। बिल्कुल। और इनमें से 70% अमवात मुआशी तौर पर होती हैं, क्योंकि लोग माली तौर पर कमज़ोर होते हैं और वो कैंसर का इलाज करा नहीं सकते। कैंसर का इलाज दुनिया में महंगी तरीन
इलाजों में शामिल है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि शौकत खानम का रुख करते हैं इसी मामले की वजह से। शौकत खानम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट, जिस इदारे को हम कहेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट केयरिंग इदारा, अगर हम कैंसर की बात करें, हम सब किसी न किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कैंसर में मुब्तला हुआ और जिसने शौकत खानम से इलाज कराया, चाहे मुफ्त कराया या चाहे अपने पैसे देकर कराया, लेकिन कराया ज़रूर। वो एक्सपर्टीज़ शौकत खानम के पास हर साल हज़ारों अफराद का वहाँ पर मुफ्त इलाज होता है। लाहौर से आगाज़ हुआ, फिर पेशावर में बना, अब कराची में बन रहा है। तो आज हमने बात करनी है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के, उनसे और बात करेंगे कि ये इदारा क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक चीज़ जहाँ से मैं आगाज़ करना चाहती हूँ, ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कैंसर जो है वो तेज़ी से फैलता है। पाकिस्तान में भी हर साल हम लाखों पेशेंट्स देखते हैं कि जो डायग्नोज होते हैं कैंसर से। शौकत खानम के हवाले से हमने इलाज की, मुफ्त इलाज की तो बहुत बात की, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट उसके हवाले से, ट्रीटमेंट्स के हवाले से, उस पर मेरा ख्याल है बात बहुत कम हुई है। अगर आप उससे आगाज़ करना चाहें तो हम उससे आगाज़ कर सकते हैं कि रिसर्च के मामले में शौकत खानम कहाँ स्टैंड करता है दुनिया में। बिल्कुल सही। वो कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शौकत खानम के नाम है शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। ये रिसर्च वाला शोबा या इसका जिक्र तो आखिर में है, लेकिन कुछ एतबार से शायद ये सबसे अहम बात है। उसकी वजह यह है कि जितने भी तरीक़ा इलाज मौजूद हैं, जिसमें कैंसर की कीमोथेरेपी है, जो तकरीबन 50-60 साल 70 साल पहले इसका आगाज़ हुआ। सर्जरी तो एक तरह से ज़माना कदीम से किसी हद तक किसी न किसी तरीके से चल रही थी। फिर रेडिएशन जो है वो इसी तरह 60-70 साल की कहानी है। तो ये 3 तरीका इलाज रहे हैं। फिर अब इम्यूनोलॉजी इसमें शामिल हो चुका है। लेकिन हर तरीका इलाज में कोई ना कोई जिद्दत, नई चीज़, इनोवेशन हर रोज़ हर महीने नहीं, हर हफ्ते नहीं, हर रोज़ देखने में नज़र आती है। अनफॉर्चुनेटली हम जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो उसमें अपना हिस्सा ज़्यादा नहीं डाल पाते, क्योंकि उनका सारा फोकस और कोशिश होती है कि वो इलाज की तरफ ही आ जाएं। ये तो चलें, एक तरह से लेट द मीट केक वाली बात है कि ज़रा अगले लेवल की बात है। मगर उतना ही अहम जितना इलाज है इस मामले में तहकीक है। तो शौकत खानम के अंदर पूरे उसके शुरू से एक रिसर्च सेंटर जो है उसका क़याम इन्विजन किया गया और फिर वक्त के साथ ये कायम किया गया। इसके 2 मेन हिस्से हैं। आप ये समझ लीजिए, जो क्लिनिकल रिसर्च है, वो जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ नई ट्रीटमेंट्स, मुख्तलिफ नए डायग्नोस्टिक्स जो हैं उनको एवेलुएट किया जाता है, देखा जाता है कौन सा मौसर है कौन सा नहीं, और वो इंटायरली एथिकल और मॉरल तरीके से उन ट्रायल्स को किया जाता है। अच्छा, एक तो ये क्लिनिकल रिसर्च। इसके अलावा जो बेंच बेसिक रिसर्च है, यानी जो मोलेकुलर लेवल के ऊपर, जेनेटिक्स के लेवल के ऊपर, प्रोटीन्स के लेवल के ऊपर की जाती है, इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ PhDs हैं जो काम कर रहे हैं अपने पोस्ट डॉक्टरल ट्रेनीज़ के साथ, और कैंसर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो हैं समेत ब्रेस्ट कैंसर और दीगर कैंसर्स, कोलोरेक्टल कैंसर, इनके ऊपर काम जारी है और इंटरनेशनल जरीदों में इनकी पब्लिकेशन आ रही हैं। आज तक तकरीबन ऑलमोस्ट 900 के करीब, 890 थी आखिरी काउंट पे मेरे ख्याल से, पब्लिकेशन जो शौकत खानम से पीयर रिव्यूड जर्नल्स यानी जो मुस्तनद जरीदे हैं उनमें छप चुकी हैं। तो ये काम ज़ोर शोर से जारी है। नेचुरली ये कदर खामोशी वाला काम होता है, सो इसलिए इसके इतना शोर नहीं होता। इसीलिए हमने पहले ज़्यादा मचाना जरूरी है, क्योंकि कैंसर का इलाज तभी हो सकेगा जब कैंसर के बारे में रिसर्च होगी, और उसका तदारुक भी तब हो सकेगा जब कैंसर को रोकने के लिए रेमेडीज़ के ऊपर काम होगा। अच्छा सर, ये बताया कि इस वक्त जो मुख्तलिफ अस्पताल पाकिस्तान के शहरों में मौजूद हैं, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पर कितने मरीज़ आ रहे हैं, इनफ्लो कितना है, उसमें से कितनों का इलाज मुफ्त होता है, और किस किस टाइप के कैंसर्स को ट्रीट किया जा रहा है? सही। जब हम इस चीज़ का जिक्र करें ना कि कितने कैंसर के केसेस हैं, तो कई दफ़ा मेरी ख्वाहिश होती है कि हम तकरीबन उस तखमीने का जिक्र कर दें जो कुल कैंसर के बारे में है पाकिस्तान के अंदर। सो हमारा ख्याल है कि तकरीबन 1,80,000 के करीब एस्टिमेट है जो नए कैंसर के केसेस होते हैं। इसमें से हर साल तकरीबन 50,000 के करीब जो है हमारी वॉक इन क्लिनिक्स पे आते हैं अपनी इवैल्यूएशन करवाने, और उसमें फिर हमें चुनना पड़ता है कि हम तकरीबन 10-12 हज़ार मरीज़ जो हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि इनको हम कैंसर के लिए एक्सेप्ट कर लें। अब जो लोग हम एक्सेप्ट कर चुके होते हैं केयर के लिए, उनमें से 75% के करीब जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुफ्त हो रहा होता है, और
थोड़ी सी और एक परसेंटेज है जो जिनमें थोड़ी सी सपोर्ट के साथ हो रहा होता है, और जो अपने से ख़ुद से अपने पैसे दे के इलाज करवा रहे होते हैं, उनकी जो शरह है उनकी प्रोपोर्शन 25% से कम होती है। सो यूँ कह लीजिए कि 3/4 के करीब जो है ना 75% के करीब जो है इलाज जिन लोगों का हो रहा होता है वो मुफ्त हो रहा होता है। और ये भी जहन में रहे कि ये इतना महंगा इलाज है कि बेशतर पाकिस्तानी जो हैं वो इसका मुकम्मल ख़र्च उठा नहीं सकते। तो यहाँ आता है शौकत खानम की जो फिलैंथ्रोपिक साइड है, डोनेशंस और ज़कात आपकी, जिनके ज़रिए फिर इनका इलाज होता है। बिल्कुल सही। और किस किस जो टाइप के कैंसर हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है, और प्रेवलेंट कितने कौन कौन से हैं, स्पेशल टाइप्स जो खास जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ये प्रेवलेंट है इस रीजन में? अच्छा, एक तो ये है कि प्रेवलेंस की पहले बात कर लेते हैं, फिर किन किन टाइप जो हम ट्रीट करते हैं। जो प्रेवलेंस में अगर ख़वातीन में देखें तो तकरीबन दुनिया में किसी भी हिस्से में आप चले जाएं तो ब्रेस्ट कैंसर का, छाती के सरतान का जो इंसिडेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है, और हमारे यहाँ भी कुछ वही सूरत हाल है, बल्कि एशियाई ममालिक में हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस कदरे ज़्यादा ही है। इसके अलावा मर्दों में अगर देखा जाए तो एक इवन सी डिस्ट्रीब्यूशन है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल यानी मैदे, आंत, कोलन के कैंसर्स हैं, लिम्फोमास हैं, तंबाकू से रिलेटेड जो कैंसर्स हैं उनका भी है, प्रोस्टेट वगैरह। सो मर्दों में तकरीबन एक इवन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, 4-5 मुख्तलिफ कैंसर्स की बराबर 10-12%, और ख़वातीन में जो हैवी प्रोपोर्शन है वो ब्रेस्ट कैंसर की है, लेकिन दूसरे कैंसर्स भी औरतों में होते हैं। अच्छा, आपने सवाल पूछा कि हम कौन से कैंसर्स का इलाज करते हैं। हम तकरीबन हर कैंसर का इलाज करने की कोशिश करते हैं और उसकी सलाहियत रखते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। 11% तकरीबन जो हमारा पेशेंट फ्लो है वो चिल्ड्रन होता है, बाकी 90% 89% जो है वो एडल्ट्स हैं। इसमें ऑलमोस्ट हर किस्म का कैंसर जो है उसका इलाज होता है। और लेकिन हमारे लिए चैलेंज क्या होता है? चैलेंज ये है कि जैसे मैंने अर्ज़ की, हमारे पास अब 2 अस्पताल हैं, तीसरा इंशाल्लाह आगे बन रहा है, लेकिन एक फाइनाइट कैपेसिटी है, यानी हमें हर जगह एक लकीर लगानी पड़ती है कि इससे ज़्यादा मरीज़ नहीं हम ले सकते। तो कुछ कैंसर्स में हम वो स्टेज के हिसाब से लगा रहे होते हैं, कुछ में उम्र के हिसाब से, कुछ में कैंसर की जो बेसिक टाइप है उसके हिसाब से। और इसका क्या मकसद है? सिर्फ इतना कि वो कैंसर के पेशेंट्स जिनका हम बेहतरीन इलाज कर सकें और उनको बेहतर चांसेस और इलाज के मौके उन तक पहुंच सकें, और उनमें चांसेस हों क्योर के ज़्यादा से ज़्यादा, उनको हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं। हमारा दिल तो ये होता है कि किसी को भी ना की जाए, लेकिन जाहिर है आपने अपनी कैपेसिटी देखनी है और उसके मुताबिक इलाज करना है। हमारी कोशिश भी है, उम्मीद भी है, दुआ भी है कि जैसे जैसे हम नए पर्पस बिल्ड कैंसर सेंटर बनाते जाते हैं तो एक दिन आएगा जब पाकिस्तान में तकरीबन हर मरीज़ का जो है इलाज मुमकिन होगा, या कम से कम उसकी केयर होगी, चाहे पैलिएटिव केयर ही हो। तो ये एक जर्नी है, ये एक रास्ता है जिसके ऊपर हम चले हुए हैं, और इंशाल्लाह इसमें हमें उम्मीद है कि हम आगे चलते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि एक तो शौकत खाना में जाहिर है ये फुल फ्लेज्ड इदारा है, डेवलप हो गया है, बाकायदा तौर पर लोग कैंसर की रिसर्च और ट्रीटमेंट के हवाले से इसे जानते हैं, लेकिन मुल्क में बाकी भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इदारे हैं, चाहे सरकारी सतह पर या प्राइवेट सतह पर, जहाँ पर वो कैंसर की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ट्रीटमेंट हो रही होती है। क्या शौकत खानम उनके साथ किसी किस्म की कोलैबोरेशंस में भी है, किसी किस्म की ट्रेनिंग सर्विसेज भी ऑफर करता है कि वो अपनी एक्सपर्टीज़, अपने एक्सपर्ट्स को भेजे वहाँ पर, और वहाँ पर डॉक्टर्स की और नर्सेज और मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही हो? कुछ इस किस्म के प्रोग्राम्स भी हैं शौकत खानम के? जी शिफा, मैं एक्चुअली बड़ा खुश हूँ कि आपने जिक्र किया। देखें, शौकत खानम का आप जिक्र करते हैं, मैं शौकत खानम को रिप्रेजेंट करता हूँ तो ज़ाहिर है अपने इदारे की बात करता हूँ, लेकिन सरासर इसका ये मतलब नहीं कि कैंसर का इलाज सिर्फ शौकत खानम में हो रहा है। दीगर इदारे भी हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, नॉन प्रॉफिट भी हैं, जो इस काम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और बड़ी मेहनत से डाल रहे हैं, और उनकी हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए, बिकॉज़ ये बड़ा स्ट्रगल है, ये एक महंगा तरीका इलाज है, और इसमें अंडर वन रूफ इस चीज़ को, इलाज को लेके आना बड़ा एक चैलेंज है। तो बहरहाल बहुत से इदारे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। हमारी कोलैबोरेशन और हेल्प के वेरियस तरीक़ाकार हैं जी। हम एक तो ये कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं डॉक्टर्स के, नर्सेस के। अब नर्सिंग ऑन्कोलॉजी का हमारा पायनियरिंग प्रोग्राम था, जब ये था तो और कोई नहीं था, और उसको अब हम बैचलर्स लेवल के ऊपर लेके चले गए हैं। तो जो ट्रेन नर्सेज हैं ऑन्कोलॉजी की, वो ट्रेन हो रही हैं। अब मेडिकल ट्रेनिंग में, डॉक्टर्स में तमाम स्पेशलिटीज़ जो आप सोच सकते हैं कैंसर के हवाले से, रेडिएशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, लेबॉरेटरी की साइड, उसके अलावा दीगर डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी, सपोर्ट सर्विसेज, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज़, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिससे लोग निकल कर जो ट्रेन मैन पावर, देखें आखिर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेन मैन पावर होती है, वो मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं
और हमारे ट्रेनीज सारे मुल्क में फैले हुए हैं। तो एक तो ये कंट्रीब्यूशन है। तीसरा, जो हमारे सिस्टम्स हैं, हम हमेशा कहते हैं आपने कोई चीज़ देखनी समझनी है। हमने सीखा है दीगर इदारों से, हमने सीखा है बैनुल-अक़वामी सिस्टम्स के साथ, जॉइंट कमीशन और इंटरनेशनल की सर्टिफिकेशन करते हुए 1000 चीज़ें हमने देखी, सीखी और इम्प्रूव की हैं। तो हमारे हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर, प्रोसीजर्स के अंदर जो चीज़ है वो लोग आके देख भी सकते हैं, उसको अपना भी सकते हैं और हम उसको फ्रीली देते भी हैं। तो हमारा हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम इस वक्त मुल्क के बहुत सारे इदारों में चल रहा है और हमें बहुत खुशी है कि उन इदारों में एक क्वालिटी और एक मेयार को बढ़ाने में और एरर्स को रिड्यूस करने में जो रोल होता है एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम का, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, वो अपना किरदार अदा कर रहा है। इसमें निजी इदारे हैं, नॉन प्रॉफिट्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, जिसे कहते हैं हमारी अफवाज के इदारे हैं। तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी ये कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल से बहुत अहम है, क्योंकि उसके अंदर बहुत से क्वालिटी के आइटम्स जो हैं वो हार्डवायर किए गए हैं, प्रोग्राम कर दिए गए हैं ताकि बेहतर मेडिकल केयर डिलीवर की जा सके। और इस तरह साथ साथ रिसर्च में हम मुख्तलिफ इदारों के साथ कोलैबोरेट करते हैं। जी बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल चैलेंज कितना बड़ा है शौकत खानम को चलाना, और वो किस तरीके से पूरा होता है और कैसे उसमें लोग अपना हिस्सा मिला सकते हैं? अच्छा देखिए, फ़ाइनेंशियल चैलेंज हमेशा से था और अभी भी है। गुज़िश्ता साल 2 में फ़ाइनेंशियल चैलेंज और भी ज़्यादा हो गया। उसकी वजह थी इन्फ्लेशन और जो सप्लाई चेन में जो डिसरप्शंस आई उसकी वजह से जो चीज़ों की कीमतें बढ़ी। नेचुरली कोई भी इदारा जब आप चला रहे हो तो अपनी बजटिंग फोरकास्टिंग करनी जो है मुश्किल हो जाती है अगर इन्फ्लेशन इस हद की, और ख़ास तौर पे जब आपकी डिपेंडेंस हो इंपोर्ट्स पे, चाहे इक्विपमेंट के लिए, रिएजेंट्स के लिए, दवाइयों के लिए। तो ये चैलेंज है। अब वो कैसे हम पूरा करते हैं? मुल्क के अंदर से हमें डोनेशंस मिलती हैं, मुल्क के बाहर से मिलती हैं, और लगातार हमें जो हमारे डोनर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, और इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस बैकग्राउंड से हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं। अमीर से गरीब, सारे मुल्क में किसी पार्टी एफिलिएशन हो, हर तरह के लोग जो हैं शौकत खानम को ज़रूर सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि ये एक इदारा जो है एक कौमी नौइयत का इदारा है जिसको सपोर्ट करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें जो चैलेंजेस हैं इस वक्त वो ये हैं कि ना सिर्फ कि हमने शौकत खानम पेशावर और लाहौर चलाना है, ये बहुत अहम बात है, बल्कि एक पूरा नया अस्पताल 1 मिलियन स्क्वायर फुट का कराची में बन रहा है। तो ये चीज़ें साथ साथ करनी है, यानी जो रूटीन का काम है वो तो चल ही रहा है, मरीज़ों का इलाज तो चल ही रहा है दोनों अस्पतालों में, लेकिन साथ साथ इसी पैसे में से हमने फिर कराची जो है उसको फिनिश करना है, इक्विप करना है, स्टार्ट करना है। तो इसके लिए मेरी अपील है हमारे तमाम डोनर से कि स्टेटस है क्या डॉक्टर साहब कराची का? और ये भी बताइएगा कि सालाना इलाज पे दोनों अस्पतालों में जो अभी फुली फंक्शनल है उनमें कितना खर्चा आता है, सालाना एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, और कराची हॉस्पिटल का स्टेटस क्या है? कराची हॉस्पिटल का स्टेटस बड़ा सिंपल है जी, अंडर कंस्ट्रक्शन है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस 2024 के अंदर इसको हम इनाग्रेट कर देंगे। उसमें कुछ थोड़ी सी डिले ज़रूर आई है बिकॉज ऑफ द रीज़न जो मैंने आपको मेंशन की है, ये सप्लाई चेन के डिसरप्शंस वगैरह, और जो कि कंस्ट्रक्शन में मुल्क भर में पिछले साल 2 में आपने ऑब्ज़र्व की होगी। लेकिन वो अपना उसमें काम भी हो रहा है और उसकी फिनिशिंग भी जारी है, और हमें उम्मीद है कि ये अगले साल 2024 में किसी टाइम हम इसका बाकायदा आगाज़ कर देंगे। और उसको जब कराची का आगाज़ करेंगे तो उसमें हमें रेडिएशन, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जरी और जो सपोर्ट सर्विसेज हैं, डायग्नोस्टिक्स हैं, सारी चीज़ों का बैक वक्त आगाज़ करना होगा, क्योंकि ये शहर से थोड़ा सा ज़रा सा बाहर है। चुनाचे हम यूँ नहीं कर सकते कि लाहौर से सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे इब्तदाई दिनों में जब हमने पेशावर खोला तो हमने मेडिकल ऑन्कोलॉजी और दीगर सपोर्ट सर्विसेज से शुरू किया, लेकिन सर्जरी और रेडिएशन बाद में शुरू की। ये कराची में नहीं हो सकता क्योंकि ज़ाहिर है मेन सेंटर से बहुत दूर है, तो बैक वक्त आगाज़ करना। अच्छा, इसमें एक चैलेंज का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम के वजह से मैं बताना चाहता हूँ कि देखें, एक बहुत अहम चैलेंज मैन पावर है जी। ट्रेंड टेक्नीशियंस, डॉक्टर्स, नर्सेज, स्पेशलिस्ट, आईटी के लोग, अब यू नेम इट, वो हर स्पेशलिटी, हर वो एक्सपर्ट एरिया जिसकी हस्पताल को ज़रूरत है, उसकी शॉर्टेज हमेशा से रहती है। और आजकल उसमें हमें और भी चैलेंजेस हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने लोगों को रिटेन करें, और ज़ाहिर है जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन की वजह से आपने सैलरीज़ को भी सॉर्ट आउट रखना है। आपकी कोशिश है कि आपके जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक मुनासिब और इज़्ज़तदार तनख्वाह मिले ताकि वो अपने खर्चाजात पूरे कर सकें और अपनी फैमिली का ध्यान रख सकें। तो इस सारी चैलेंज को मीट करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। ये है जी चैलेंज। और बहरहाल मैं आपको बताऊं, आखिरी सवाल, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी मिनट, कितना खर्चा रिक्वायर्ड है इस साल? जो आपको बजट कितना रेज करना है और लोग कैसे शामिल हों?
देखिए, मैं बजट का आपको टोटल वो जो है ना वो टेलीफोन बुक फिगर्स हो जाती है, वो बिलियंस में हैं। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा कि एज़ फार एज़ एनी लिसनर इज़ कंसर्न, देखिए ना, जिसने 1 रुपया देना है, ये 1000 देना है, या 1 अरब रुपया देना है, या करोड़ रुपया देना है, वो अपनी बसात के मुताबिक दे। यकीन कीजिए ये कतरा कतरा दरिया बनता है और हर साल बनता है, और वो जो अरबों रुपए हमें हर साल चाहिए होते हैं वो इसी तरह पूरे होते हैं। और हर दफ़ा हम किसी हद तक हैरान भी होते हैं कि जब हमारे टारगेट्स ऊपर से ऊपर जा रहे होते हैं तो वो मीट हो रहे होते हैं। बल्कि हमारे चेयरमैन कई दफ़ा इस चीज़ पे वो भी कहते हैं कि यार आप बहुत बड़ा जब टारगेट बताते हो तो लोग डर ना जाएं इस बात से, लेकिन कभी लोग डरे और घबराए नहीं हैं। और हमेशा वो जो हमारी आस्क होती है, नीड होती है, चाहे वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में सालाना है, वो मीट हो जाती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर फैसल सुल्तान। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत खानम। कतरे कतरे से दरिया बनता है, जितनी आपकी बिसात है उतना आप दें, और ये यकीन जाने कि जिस घर में कैंसर की वबा मतलब बीमारी की खबर आती है उनकी ज़िंदगी रुक जाती है, सब लोगों की, जो पेशेंट है उसकी भी और जो उसके साथ के लोग हैं उसकी भी। बहुत महंगा ये इलाज है और बहुत तकलीफ दे है, तो उन लोगों की तकलीफ में मदद करें, ज़रूर आगे बढ़ें। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे